बताना चाहते हैं कि आपको आज एक पीडीएफ फाइल मिलेगी और वो बिल्कुल आपको बड़ी आसानी से हम यहाँ पे मुहैया करेंगे थोड़ी देर में। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ इस वक्त ऊपर पैनल में आप देख रहे हैं आरसी हैं, ये हमारी दोस्त हैं और जितना भी हमारा टेक्निकल काम है, ख़ास तौर पे आओ गज़ल सीखें सेशन को लेके, ये सारा यही संभालती हैं। और आपने देखा होगा आपके हाथों में जो आज एक किताब है छोटी सी 25-30 पेजेस की, रोज़ क्लास वाली, वो इन्हीं की तरतीब दी हुई है। काफ़ी मेहनत का काम था ये, लेकिन हमने किया और हर हफ्ते इंशाल्लाह करेंगे। और ये मुफीद हमारे साथ मौजूद हैं, ये हमारी टेक्निकल सपोर्ट में बहुत अहम हिस्सा है। मुफीद की वजह से ये चीज़ें आप तक पहुंचती हैं और जल्द अज जल्द पहुंचती हैं। और मुफीद हमारे साथ मौजूद है और रिजवान हैं ऑन ग्राउंड इस वक्त भोपाल में, और डॉक्टर आज़म साहब भी भोपाल में, तो रिजवान उनको सपोर्ट करते हैं वहाँ पे। और आज़म साहब तो बहरहाल आपके सामने इस वक्त मौजूद हैं, तारुफ की ज़रूरत नहीं है। हम गुज़रे एक हफ्ते से लगातार आज़म सर के बारे में बात कर रहे हैं। तो बताना बस इतना है कि इस सेशन के दौरान हमने गज़ल पे बात करनी है। गुज़रे हफ्ते हमने इंट्रोडक्शन दी थी उरूज़ के बारे में, और गुज़रे हफ्ते का सबसे अहम मौजू था डॉक्टर आज़म साहब। डॉक्टर आज़म साहब का तारुफ था और उसके बाद उरूज़ की हमने बात की। वो जैसा कि हमें पता है कि बच्चों ने बहुत पसंद किया और उनको समझ आ गई कि ये बड़ा संजीदा काम है जिसको शायरी कहते हैं। तो आज की इस क्लास में ख़ास तौर पे हिस्सा लेने के लिए ज़रूरी ये है कि आपके सामने वो किताब हो, वो पेजेस हों, वो बुलेट पॉइंट्स हों, जो आप अपने सामने रख के उसको देखते रहेंगे और हम आज़म सर आपकी क्लास लेते चलेंगे। और ये आउटलाइन और बुलेट पॉइंट्स जो हैं, ये बड़े सलीके से हमने तरतीब दी है, पेज वाइज हम आगे बढ़ेंगे। और वो 25-30 पेज आज आज बस ये हम आपके साथ वादा करते हैं कि आप पहले जैसे अब नहीं रहेंगे। आज की क्लास से आप खुद को बड़ा बेहतर महसूस करना शुरू करेंगे अगर आपने वाकई इस काम में दिलचस्पी लेनी है। आज गज़ल की मुख्तसर सी तारीफ़ आपको बताई जाएगी, गज़ल के मानी और गज़ल के क्राफ्ट के हर उस हिस्से को डिस्कस करेंगे आज़म सर, जो ज़रूरी हमने समझा है और जिस पे हम काम करके बैठे हैं पिछले एक हफ्ते में। लेकिन बस वही बात मैं कहूँगा कि आप मेरे अभी वॉल पे जाइए, क्लिक कीजिए मेरी तस्वीर, वहाँ पे आपको मेरा ट्विटर हैंडल मिलेगा, उससे क्लिक कीजिए। वहाँ जाके मुफीद की एक फ़ाइल मिलेगी जो रीट्वीट मैंने करी है, पिन्ड फाइल है, उसे क्लिक कीजिए और वहाँ से एक डॉक्यूमेंट मिलेगा, उसे उतार के अपने मोबाइल पे ले लीजिए। और आज अजीब सी एक सूरत हाल होगी कि आप आज़म सर और मेरी आवाज़ सुनते रहेंगे, लेकिन आपकी आंखें उस डॉक्यूमेंट पे होंगी जो आपके सामने होगा। तो हम एक एक पेज लेके आगे बढ़ेंगे और फिर आज़म सर जो ही आते हैं, जो ही वो मेरे और 2 मिनट के बाद वो बोलना शुरू करेंगे। बस कहना ये है कि ये प्रोग्राम हमारी इस पूरी टीम के, जिसमें आरसी हैं, मुफीद है, रिजवान है, और व्हाट्सएप पे हमारे पास 100-150 लोग जुड़े हुए हैं, हम सब के दिल के करीब है, बहुत ज़्यादा दिल के करीब है। उसकी वजह ये है कि ये जो वॉल है, ये सिर्फ इसीलिए हमने बनाई थी, ये अकाउंट हमने इसीलिए बनाया था कि हम नए लिखने वालों की तरबियत कर सकें। हालांकि हम कोई दावेदार नहीं है कि हमें कुछ आता है, लेकिन फिर भी कोशिश यही थी। अब इसी प्रोग्राम के दाएं बाएं, इसी क्राफ्ट सिखाने के प्रोग्राम के दाएं बाएं अब्बास ताबी साहब का प्रोग्राम है, इसी के दाएं बाएं फिल्म राइटिंग के ऊपर प्रोग्राम है। लेकिन बुनियादी प्रोग्राम जो है वो डॉक्टर आज़म साहब की एक क्लास है। इसकी 4-5-6 किस्तें आपके मतलब हफ्ते आप बैठोगे, आपको समझ आ जाएगी कि हमारा सारा फोकस जो है वो इस क्लास के ऊपर है। हम पूरा हफ्ता इसके साथ गुजारते हैं, इसकी तैयारी में आते हैं। और यहाँ पे कितने लोग जुड़ेंगे कितने नहीं जुड़ेंगे वो बिल्कुल हमारे पेश नज़र नहीं होगी बात, क्योंकि जितने भी बच्चों को हम सिखा पाएंगे, बस ये है कि बच्चा सीख ले और शर्मिंदा ना हो। अगर लिखता है तो उसको पता हो कि वो क्या लिख रहा है। पब्लिकली बड़ी शर्मिंदगी होती है अगर आप क्राफ्ट नहीं जानते। तो आपको अगर उस अज़ाब से हम निकालने में कामयाब हुए, 100 में से अगर 10 बच्चे भी हमने संभाल लिए, तो हम सोचते हैं क्लब हाउस का ये एक जो कंसेप्ट है ये कामयाब है हमारी नज़रों में। तो अब डॉक्टर आज़म साहब आपके साथ स्टेज पे हाज़िर हैं। मैं उनको बुलाने से पहले एक मरतबा फिर आपको कहूँगा कि आप एक मरतबा ये जो डॉक्यूमेंट हमने आरसी में हमने बनाया मुफीद ने, ये उतार लें। अभी मेरी वॉल पे क्लिक करें, बीच बीच में बार बार बोलता रहूँगा जो लोग जुड़ते जाएंगे, ताकि वो पेजेस आपके सामने हो। एक अनाउंसमेंट और करनी है कि कल हमारा एक प्रोग्राम होता है, वो है कि मैं शायर बदनाम।
वो प्रोग्राम आपको पता है किसी फ़िल्म के आदमी के साथ होता है। पिछले हफ़्ते हमने इरशाद कामिल के साथ किया था और इस हफ़्ते एक और फ़िल्मी नग़्मा निगार हैं शकील आज़मी। आप जाके सर्च कीजिए, आपको खुद पता चलेगा कि कौन-सी फ़िल्म है, कौन से गाने उनके और उनका क्या मकाम और मर्तबा है। वो प्रोग्राम हमारा कल होना था लेकिन हमने बच्चों की फ़रमाइश पे बहुत से बच्चों ने हमें कहा कि सर कल रेख्ता पे एक प्रोग्राम है जावेद अख्तर साहब के साथ और बच्चे सुनना चाहते हैं जावेद साहब को, तो वो क्लैश कर रहा था। तो हम तो इतना कोई वो लेके नहीं चले हैं कि हम करेंगे और करेंगे ही करेंगे। मैं खुद जावेद साहब का मुरीद हूँ और मैं खुद सुनना चाहूँगा उनको, तो कल हम जावेद अख्तर साहब का प्रोग्राम रेख्ता पे देखेंगे और मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि आप रेख्ता पे जाइए और जावेद साहब को सुनिए और हमारी इस सदी के एक अहम फ़िल्मी राइटर के रूबरू रहिए। जहाँ पे इरशाद कामिल साहब ने बातें छोड़ी हैं, वहाँ से जावेद अख्तर शुरू होते हैं। बस इतना समझिए, वो सेशन भी बहुत ज़रूरी है आप सबके लिए जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। एक और बात है कि दिलीप कुमार साहब के ऊपर बड़ी बात हुई है और हमें बहुत से लोगों ने कहा कि दिलीप कुमार साहब पे आपने परसों सरसरी बात की अब्बास साहब के प्रोग्राम में। आप एक मुकम्मल पूरा प्रोग्राम कीजिए दिलीप साहब के ऊपर। तो वो भी एक प्लान में आ चुका है, आजकल में आपको पता लग जाएगा। दिलीप कुमार साहब के ऊपर बात करने के लिए इंडस्ट्री के बड़े अहम लोग जिन्होंने दिलीप साहब पे काम किया, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। ये सब चीज़ें मुफ़ीद पब्लिक करता रहता है। जो लोग मेरे साथ व्हाट्सएप पे नहीं जुड़े हैं, वो जुड़ जाएँ और मुफ़ीद को फ़ॉलो करें। वहाँ पे अपना फ़ोन नंबर दें, आपको हम इन टाइम बता दिया करेंगे। तो अब मैं पीछे हटता हूँ। मेरे साथ रिज़वान हैं और मेरे साथ मुफ़ीद हैं, आरसी हैं और डॉक्टर आज़म हैं और फिर हम देखते हैं आखिर पे सवाल लेने हैं या नहीं लेने। क्योंकि उसकी एक वजह है, मैं आज़म सर के भी ज़हन नशीन कर दूँ कि हमने करीबन 2-3 मरतबा ये नोटिस किया कि नीचे भीड़ में से कोई भी शख्स ऊपर आ जाता है और फिर फ़ौरी हमें पता लग जाता है 25-30 सेकंड के अंदर-अंदर कि वो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा नहीं होना चाहिए और ऐसा कोई भी शख्स उस पे आप भी नज़र रखें। आप भी फ़ौरी नज़र रखें, अगर हमारी पकड़ में वो नहीं आता है, तो आप नोटिस करें वो कौन शख्स है, स्क्रीनशॉट लें, कुछ भी करें अपने पास रख लें, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम को ख़राब करने के लिए लगता है कि कुछ लोग यहाँ रहते हैं, मौजूद रहते हैं। तो वो एक खौफ़ की भी बात है, हम नहीं चाहते कि यहाँ यहाँ ऐसी कोई ऐसी बात हो जाए जिसकी वजह से सबका मूड ऑफ हो। बहरहाल छोड़िए, ये बात एक तरफ रखते हैं, लेकिन मैं ऑन रिकॉर्ड रखना चाहता हूँ कि आप लोग चौकन्ने रहिए कि अगर किसी दिन ऐसा कुछ हो गया, कोई 30 सेकंड के लिए या 1 मिनट के लिए हमारा प्रोग्राम किसी ने हाईजैक कर लिया या वो कोई गलत बात बोल के चला गया, तो हमने गुस्से नहीं होना है, बस उस लम्हे को गुजार लेना है। इसीलिए आरसी जी मुफीद ऊपर हैं, रिजवान, हम स्ट्रिक्टली ये देखेंगे कि कौन ऊपर आएगा और कौन ऊपर नहीं आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं अपना माइक ऑफ करता हूँ, अब डॉक्टर आजम साहब बात करेंगे। जहाँ मेरी ज़रूरत होगी मैं भी बात करूँगा। जी बिस्मिल्लाह डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम और आदाब सभी हजरात को। मेरी आवाज़ सबको अच्छी आ रही है, ठीक आ रही है? इज़ इट ऑडिबल? जी जी, परफेक्ट परफेक्ट। परफेक्ट, ओके, ओके। तो दोस्तों आप सभी का मैं खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। आप सबका इस महफ़िल में बहुत स्वागत है। और आज की जो क्लास है ख़ास तौर से आप लोगों के लिए बहुत मुफ़ीद होने वाली है, क्योंकि ज़ाहिर है कि इसमें मुफ़ीद साहब भी शामिल हैं, आरसी शामिल हैं, लियाक़त साहब की लियाक़त इसमें शामिल है और रिज़वान की चौकीदारी भी शामिल है। तो इन सब चीज़ों को मिला-जुला के जो कुछ भी आज आपके सामने पेश किया जाने वाला है, वो बहुत ही कहना चाहिए कि जो शायरी करना चाहते हैं, ख़ास तौर से ग़ज़ल की विधा में अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनको ये कुछ बुनियादी बातें ग़ज़ल के सिलसिले की जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप जिस विधा को अपना रहे हैं, उस विधा के बारे में आपकी मालूमात तो होनी ही चाहिए कि आखिर ये क्या बला है। तो मैं आज ये कोशिश करूँगा कि आप सब लोगों को ग़ज़ल से रूशनास कराऊँ, ग़ज़ल के मतलब से और ग़ज़ल की एक शॉर्ट एक हिस्ट्री, एक तरह से कहना चाहिए संक्षेप में बताऊँ कि ग़ज़ल कहाँ से और कैसे इसकी उत्पत्ति हुई और आज कहाँ-कहाँ पहुँच गई है। वो इसलिए कि आप चूँकि ग़ज़ल की शायरी करेंगे, तो आपको ग़ज़ल के बारे में कुछ बातें मालूम होनी चाहिए। उस विधा के बारे में आप अगर कुछ जानेंगे, तो आप बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर सकेंगे और अगर आप ग़ज़ल की तहज़ीब को समझेंगे, उसकी रवायत को समझेंगे, उसके सिलसिले को देखेंगे और उसके मशमूलात पर सोचेंगे और पढ़ेंगे, तो आपको अंदाज़ा होगा कि आप कितनी एक ग्रेट लेगेसी के आप हिस्सा बनने वाले हैं। एक ग़ज़ल जो है, अपने आप में
बहुत बड़ी एक तहज़ीब का नाम है और उस तहज़ीब का आप हिस्सा बनने वाले हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग बराह रास्त जो पहला पेज है हमारा, वो ये है कि इंट्रोडक्शन क्या है, ग़ज़ल के बारे में कुछ बात करनी है। तो ग़ज़ल एक लफ्ज़ है, अरबी लफ्ज़ है, इसका जो माने एक एक लुग़त में यानी एक शब्दकोश में यूँ है कि औरतों से बात करना, औरतों से बात करना सिंपली। दूसरे शब्दकोश में है कि औरतों से इश्क़िया बात करना। अब हुँ, देखिए दोनों में बहुत फ़र्क हो गया। औरतों से बात करना तो ये औरत कोई भी हो सकती है, माँ-बहन या कोई भी औरत हो सकती थी अगर पहली लुग़त की तारीफ़ हम लें तो। लिहाज़ा इसकी बेहतर तारीफ़ ये है कि औरतों से इश्क़िया बात करना है क्योंकि इसमें ग़ज़ल का मकसद ही इश्क और ये बेसिक एक एक प्रिंसिपल में चला आया है। शुरू से शबाब की बातें, औरतों की बातें, उनके ज़ो-नाज़ की बातें, उसकी क्या नाम है, खूबसूरती की बातें, हिजर-वसाल की बातें, वग़ैरह-वग़ैरह। तो एक ये 2 मिसालें 2 तारीफ़ आपको हमने शब्दकोश के अकॉर्डिंग बताई जो डिक्शनरी कहती है जिसको हम लुग़वी मानी बोलते हैं। तो लुग़वी मानी के तौर पर ये बात सुनने में आई है कि ग़ज़ल का मतलब औरतों से बात करना या औरतों से इश्क़िया बात करना। लेकिन तहक़ीक़ से और भी इसके बहुत सारी तफ़सीलात पता चली हैं ग़ज़ल लफ्ज़ को लेकर। जिससे कि ग़ज़ल का जो कैनवास है अपने आप ही बहुत वसीअ हो जाता है। अगर हम उसकी तारीफ़ के सिलसिले को लेके चलते हैं तो बहुत ही कंस्ट्रक्टेड लगता है कि ये ग़ज़ल बहुत कंस्ट्रक्टेड फ़ॉर्म ऑफ शायरी हो गई, कि महज़ औरतों से रोमांटिक बात करना ही ग़ज़ल है। लेकिन जब हम उसकी दूसरी डेफ़िनेशन की तरफ जाते हैं, दूसरी तफ़सीलात की तरफ जाते हैं, तो अंदाज़ा अंदाज़ा ये होता है कि ग़ज़ल बहुत वसीअ कैनवास लिए हुए है। इसको एक टर्म से जोड़ा जाने लगा है, वो टर्म है ग़ज़लुल क़ल्ब। दोस्तों ये ग़ज़लुल क़ल्ब है, क़ल्ब नहीं एक तो क़ल्ब आप समझते होंगे क़ल्ब दिल को बोलते हैं, लेकिन यहाँ छोटी क़ से क़ा के नीचे नुक्ता नहीं होगा, तो क़ल्ब क़ल्ब कहते हैं कुत्ते को और ग़ज़ल या ग़ज़ाल बोलते हैं हिरन को। तो एक टर्म कॉइन्ड हुआ है ग़ज़लुल क़ल्ब। लोगों का ख़्याल है कि ग़ज़लुल क़ल्ब से ही ग़ज़ल को लिया गया है और ग़ज़लुल क़ल्ब है क्या भला? इसके बारे में थोड़ी तफ़सील आप जब सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि या हो सकता है कि ये बात सही हो। तो ग़ज़लुल क़ल्ब में 2 चीज़ों का ज़िक्र आ रहा है, एक तो आ रहा है हिरन का और एक आ रहा है कुत्ते का। तो इसमें ये बताया गया कि जब कभी जंगल में कोई हिरन पर शिकारी कुत्ते हमला कर देते हैं, तो आप सोचिए कि उस मंज़र को ज़रा आप ज़हन-नशीन कीजिए कि एक बहुत ही मासूम-सा एक हिरन है या हिरन का बच्चा है, उस पर खूंखार शिकारी कुत्तों ने हमला कर दिया या उसको घेर लिया। जब घेर लिया तो उस हिरन के दिल में क्या-क्या वसवसे उठेंगे, क्या-क्या जज़्बात पैदा होंगे। सबसे पहले तो ये कि उसको ये गम होगा कि मैं अकेला हूँ। उसको फिर ये एहसास होगा कि अब मैं ज़िंदगी से बिल्कुल मायूस हो जाएगा कि अब आज तो मरना ही है, इतने लोगों से घिर गया। और ये कि अगर वाक़ई उन्होंने कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया तो वो ज़ख्मी हो जाएगा। ज़ख्मी होगा तो उसको कराह निकलेगी, कराह निकलेगी तो उसे दर्द होगा और फिर वो मज़ाहमत भी करेगा, वो थोड़ा प्रतिकार भी करेगा, कोशिश करेगा कि अपने तरफ से वो कुत्तों को भगाए तो एहतजाज भी करेगा, थोड़ा प्रतिकार भी करेगा। उसको उम्मीद भी जगेगी कि शायद मेरा प्रतिकार काम कर रहा है और कुत्ते भाग जाएँगे मेरे लड़ने से, तो उसे एक उम्मीद भी आएगी दिल में पैदा कि शायद मैं बच जाऊँ। फिर वो ज़्यादा तरीक़े से ज़ख्मी होगा तो फिर उसमें बिल्कुल ज़िंदगी की रमक गायब होने लगेगी और मायूसी छा जाएगी। तो आपने देखा कि कितने सारे शेड एक मंज़रनामे से हो सकते हैं। इस मंज़रनामे को अगर आप याद रखते हैं तो आप समझ सकते हैं कि ग़ज़ल में भी कितने शेड पैदा हो सकते हैं सिर्फ़ इस मंज़रनामे से। यानी ग़ज़ल में आपको मायूसी भी मिल सकती है, ग़ज़ल में आपको उम्मीद भी मिलेगी, ग़ज़ल में आपको एहतजाज भी मिलेगा, ग़ज़ल में आपको कहना चाहिए कि हालात से लड़ने का जज़्बा भी मिलेगा और बहुत सारे तासुरात, बहुत सारे जज़्बात और बहुत सारे एक समझिए कि जो एक कैफ़ियत होंगी, वो सब की सब दर आएँगी उस मंज़रनामे में और सबका ग़ज़ल में आप समावेश कर सकते हैं। तो इस हिसाब से ग़ज़लुल क़ल्ब का एक जो टर्म है, वो ग़ज़ल को डिफ़ाइन करने के लिए बहुत ही उम्दा एक टर्मिनोलॉजी है, उससे एक अंदाज़ा होता है कि ग़ज़ल की विस्तार कितना हो सकता है, ग़ज़ल का विस्तार और ग़ज़ल की वुसअत कितनी हो सकती है कि इसमें
हर तरह के, यानी पहले डिफिनेशन में सिर्फ इश्किया बातों की थी, बाद के डिफिनेशन में पता चला कि जिंदगी के सारे शेड हम उसके अंदर समो सकते हैं। तो ये बात हुई। कुछ का कहना है कि गजल का मतलब होता है सूत या ऊन काटने के। तो आपने देखा होगा जाड़ों में औरतें ऊन से और सूत से बहुत सारे डिजाइन बनाती हैं, बहुत सारे पैटर्न्स बनाती हैं। तो उससे ये लिया गया कि जिस तरह से ऊन के गोले से हजारों लाखों पैटर्न्स बनाए जा सकते हैं, ठीक उसी तरह से गजल में शेरों के बहुत सारे पैटर्न्स पैदा किए जा सकते हैं। और गजल के अंदर भी बहुत सारे भेद आ सकते हैं, बहुत सारे शेड्स आ सकते हैं। तो ये 2-3 तरह से गज़ल को लोगों ने डिफ़ाइन करने की कोशिश की है कि क्या है लुग़वी मानी जहाँ तक है, शाब्दिक अर्थ के तौर पर या शब्दकोशी अर्थ या डिक्शनरी के लिहाज़ से औरतों से बात करना और औरतों से इश्क़िया बात करना। लेकिन ये जुमला आया कैसे और ये मानी बरामद कैसे हुए? इसकी भी बड़ी दिलचस्प कहानी है और वही कहानी ही समझिए तो हिस्ट्री है गज़ल की। हम जानते हैं, आप सब मानते हैं कि जो हम शायरी कर रहे हैं उर्दू ज़बान में या ग़ज़ल को ख़ुसूसी तौर से लें, तो ये इसके आबाओ-अज़ाद या इसकी जो ओरिजिन कहाँ अरब की शायरी से जाके मिलती है। क्योंकि जो हम अरूज़ सिलसिला जो अपनाते हैं, वो भी अरब की देन है। और ये जहाँ तक गज़ल की बात है, तो गज़ल के बारे में मैं आपको अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अरब की शायरी में या अरबी शायरी में गज़ल नहीं हुआ करती थी। वहाँ पे कसीदों का ज़ोर था। अरब की ख़ास शायरी कसीदों की शायरी हुआ करती थी और कसीदे के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। वो कई पार्ट्स से ल में मिला के लिखे जाते हैं, उसके कई चरण होते हैं एक कसीदा लिखने के लिए। वो कसीदा आप सब जानते ही हैं, बड़े आम लफ्ज़ हो चुका है, किसी की तारीफ़ में, किसी की मदह में कुछ लिखते हैं, किसी की प्रशंसा में लिखते हैं। कोई किसी की तारीफ़ में फलाना चालीसा तक लिख देता है, आपने देखा होगा पॉलिटिकली आपने। और कसीदे इसी तरह के होते हैं कि लोगों की तारीफ में लिखे जाते थे। उस ज़माने में शायर बादशाहों की तारीफ में कसीदे लिखते थे और इनाम और इकराम पाते थे। बहुत सारी उनको क्या नाम है उस पे पैसे-वैसे मिला करते थे। लिहाज़ा कसीदा एक ख़ास सिन्फ़ था जो अरब में राइज था। कसीदे का एक पार्ट होता है जिसको तशबीब बोलते हैं, तशबीब। कुछ शबाब से कुछ लेना-देना था इसका। तो तशबीब का हिस्सा जो था उसमें औरतों के सिलसिले की बातें होती थी, मुलाकातों की बातें होती थी, इश्क या मज़ामीन होते थे, इश्क-मोहब्बत की बातें होती थी और हिज्र-ओ-वसाल की बातें होती थी और बाद में आगे बढ़ के और कुछ दूसरे चरण पे जाके वो कसीदा अपना दूसरा रूप ले लेता था। तो कसीदा एज़ इट इज़ फ़ारस में आया, अहले ईरान में जब आया, तो लोगों को ये महसूस हुआ कि कसीदे का ये जो पोर्शन है, जिसको हम तशबीब बोलते हैं, उसको लोग ज़्यादा दिलचस्पी से सुनते हैं क्योंकि बड़ी लोगों के दिल के करीब ये सब सारी चीज़ें महसूस होती हैं, तो लोग इसको ज़्यादा दिलचस्पी से सुनते हैं। तो ये तशबीब को क्यों ना एक अलग सिर्फ़ के तौर पर आज़मा के देखें। लिहाज़ा अहले फ़ारस ने इसको एक तरह से कसीदे का हिस्सा निकाल लिया और उसको ग़ज़ल का नाम दे दिया। तो हम आप कह सकते हैं कि ग़ज़ल की जो इजाद है, वो फ़ारस की है, अरब की नहीं है। है ना? अरब में भी कभी होती होगी, लेकिन इस तरह से कोई वाज़ेह ग़ज़ल की सूरत नहीं थी। सबसे डिफ़ाइन जो किया और इसको ग़ज़ल को बिल्कुल अलग तरीक़े से एक सिन्फ़ के तौर पर अगर उजागर किया, तो अहले फ़ारस यानी ईरानी शायरों का कारनामा है कि उन्होंने ग़ज़ल को ईजाद किया और उसको ग़ज़ल को फिर वो ग़ज़ल के तरीक़ेकार जो कुछ होने चाहिए, उसके अंदर क्या-क्या मज़मून होने चाहिए, उसके क्या-क्या पॉइंट्स होने चाहिए जिन पर ग़ज़ल को बेस्ड होना चाहिए, ये सब भी कुछ उन्होंने तय किए। ज़ाहिर है कि उस वक़्त यही मशहूर था कि इसका मतलब है औरतों से बात करना, तो ज़्यादातर जो मज़ामीन थे, वो इश्किया मज़ामीन होते थे और मोहब्बत, विसाल और फ़िराक और ये सब सारी चीज़ों की ज़्यादा बातें उसमें हुआ करती थी और धीरे-धीरे वक़्त के साथ-साथ उसके अंदर बहुत सारे सरोकार शामिल होना शुरू किया। तो कहने का आज तात्पर्य ये है कि ग़ज़ल का संक्षिप्त इतिहास यही है आज कि ये आज़म अरबी में सर, नहीं। एक जी, सेकंड के लिए मैं बीच में आपको रोकता हाँ। भी रहूँगा कि ज़रूर बोलिएगा तो मुझे और अच्छा लगेगा। ताकि आप हाँ, साँस लीजिए और एग्ज़ैक्टली। पानी सामने रख लीजिए। इस दौरान जी, जी, जी। मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं, मुफ़ीद को भी शायद आ रहे होंगे, कि कुछ लोग हमारी इस बुकलेट तक नहीं पहुँच पा रहे हैं जो आज की क्लास में सामने रखनी है। कोई बात नहीं, तो इन हमारी बात सुनते रहें। नहीं, नहीं, वो उनके लिए मैं आसानी कर देता हूँ। मैं दोबारा कहता हूँ कि हमारी वॉल पे जाएँ, हाँ, मेरी यहाँ पे क्लिक करें, मेरी तस्वीर को, यहाँ पे आप जाएँ, वहाँ पे आपको ट्विटर का हैंडल मिलेगा।
बल्कि पढ़िए, वहाँ पे एक तहरीर लिखी है, वो आपको गाइड करेगी और आप सीधा वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ पे वो बुकलेट है। तो इनबॉक्स में मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है। एक बात, दूसरा ये है आज़म सर के, मुझे बीच बीच में ये सूझेगा कि मैं आपको छेड़ूं यहाँ पे। हम्म। यहाँ पे औरतों से बात करना, औरतों के मुतालिक बात करना, औरतों के बारे में बात करना, ये अभी भी हम पढ़ाते हैं किताबों में। अभी भी जब हम्म। गज़ल का नोट आता है 10th की क्लास में या 11th की, तो यही यही चलता रहता है। लेकिन हम यहाँ वजाहत करते जाएंगे कि ये तारीफ़ें हैं पुरानी, अब जी। गज़ल कहीं और किसी और लेवल पे है, और ये कोई मतलब तयशुदा बातें नहीं, ये तारीख है। इसमें सर एक मैंने बात जो मैं, गज़लुल इसमें मैं एक ग़ज़लुल बात करीम की मिसाल दी। ऐड करूंगा जी, कि जी, ये जो तशबीब जी, आपने जी। बताया ना, तशबीब बेसिकली हुँ, कसीदा फॉर्मेट है गज़ल का। कसीदा और गज़ल का हुँ, फॉर्मेट एक ही है। हुँ, कसीदे में सिर्फ तारीफ होती है, मदह होती है किसी बादशाह की, लेकिन गज़ल तशबीब का हिस्सा बन के निकली है बाहर। मैं इफ्तिखार आरिफ का एक शेर सुनाना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा था कि रोज़ एक ताज़ा कसीदा नई तशबीब के साथ, रिस्क बरहक है ये खिदमत नहीं होगी हमसे। अच्छा, तशबीब बहुत एक उम्दा बहुत शेर है। मुश्किल मुश्किल काम था, और इस मुश्किल को गज़ल ने अडॉप्ट किया और कसीदे से हट के अपना मुकाम बनाया, और आज गज़ल बाकी है और बाकी चीज़ें कहीं नहीं। तो बहरहाल, आप वहीं जी, से जी, शुरू कीजिए, रुदकी से, जी, जी। फारस से, तो मैं फारस से। तो वो अहले फ़ारस ने, ज़ाहिर है कि आपने समझा कि अहले फ़ारस ने गज़ल को इजाद किया और वहाँ पर्शियन में गज़ल कही जाने लगी। अब वो गज़ल जो कही जाने लगी, तो ये गज़ल हिंदुस्तान में कैसे पहुँची? क्योंकि हम अहले ज़ाहिर है फारस कि बिन बहुत सारे। ईरान, हाँ, ईरान, हाँ, हाँ, अहले बच्चे फ़ारस समझते नहीं मतलब हैं। ईरान। हाँ, ईरान ईरान। में फ़ारसी फ़ारसी वाले जो हैं, उन्होंने फ़ारसी ज़बान की इजाद है, एक तरह से गज़ल को माना जाता है। और वहाँ से जब हिंदुस्तान में फ़ारसी लोग आए, तो अपने साथ-साथ इस सिंफ को भी लाए। तो जब सिंध को लाए, तो फिर वो यहाँ पे भी गज़ल कहने कही जाने लगी। और चूँकि उस ज़माने में आप समझते हैं कि हिंदुस्तान में भी एक ज़माना ऐसा था, जब प प फ़ारसी जो थी सरकारी ज़बान हुआ करती थी। तो इसलिए यहाँ पे फ़ारसी बिल्कुल अजनबी ज़बान नहीं वो हुई, और यहाँ लोगों ने उसे अपना लिया था। और फ़ारसी में ग़ज़लें कहने लगे। शुरुआती दौर की जो शायरी है, अमूमन वो वही लोग कहा करते थे जो फ़ारस के लोग आया करते थे, और उन्होंने शायरी की थी। आम तौर से जो मुशायरा मुनक़िद करते थे, उसमें हिंदुस्तानी लोगों का अक्सर वहाँ पे जाना-आना होता नहीं था, वो आपस में ही कर लेते थे पर्शियन वग़ैरह में। लेकिन ये एक तो फ़न था, ये कब तक इसको दबाए रखते, ये चीज़ धीरे-धीरे फैलना शुरू हुई। और इसमें फिर आगे जो दखल-अंदाज़ी होती है कि आखिर ये उर्दू में कैसे मुंतक़िल हुई, और पर्शियन शायरी का उर्दू में किस तरह से पहुँचता है मामला, ये भी दिलचस्प है। दिलचस्प इस सेंस में है कि दिल्ली के आस-पास के लोग जो शायरी करते थे, सब पर्शियन में शायरी करते थे। लेकिन ये जो है गज़ल का की सिंफ़ जो है दक्कन पहुँच गई। दक्कन यानी हैदराबाद और हैदराबाद के आस-पास के इलाके। वहाँ पे कुली कुतुब शाह नाम के एक राजा गुज़रे हैं, एक बादशाह गुज़रे हैं। वो बहुत अच्छे अदीब थे, बहुत अच्छे शायर थे, और उन्होंने गज़ल को आज़माया और गज़ल में कहना शुरू किया गज़ल को। और इनका जो कुछ भी था, ख़ास बात ये थी कि ये अरबी और फ़ारसी ज़दा अल्फ़ाज़ के बजाय उन्होंने वहाँ के मकामी ज़बान और बोलचाल की ज़बान में शायरी शुरू की। उनका एक शेर मैं आपके सामने पेश करूँ, जो इसमें उनके कुछ लोकल डायलेक्ट भी है, और प्लस ये कि पिया बाज प्याला, पिया जाए ना, पिया बाज एक पल, जिया जाए ना। तो इस तरह से वो शायरी उन्होंने शुरू की। और आप सबको जान के अच्छा लगेगा कि पहले साहिब दीवान शायर अ, उन्हीं को मानते हैं। कुली कुतुब शाह को एक ज़माने तक वली को माना जाता रहा, लेकिन बाद की तहकीक ने ये साबित किया कि नहीं, पहले साहिब दीवान जो है कुली कुतुब शाह हैं। और दीवान क्या चीज़ है, इस पर भी आपको ज़िक्र करेंगे। एक मोटी-सी बात जान लीजिए कि एक मजमूए कलाम होता है और एक दीवान होता है। मजमूए कलाम में जो होता है वो एब्रप्टली गज़लों का कलेक्शन होता है, उसमें कोई सीक्वेंस नहीं होती। और दीवान एक थोड़ी बड़ी चीज़ हो जाती है, क्योंकि उसमें वर्णमाला के हिसाब से, यानी कि अल्फ़ाबेटिकली ग़ज़लें उसके अंदर संग्रहित होती हैं। उसके अंदर जो कलेक्शंस होते हैं, वो अलिफ से लेके याए तक ग़ज़लों का एक सीक्वेंस होता है, कि पहली ग़ज़ल का एंड जो होगा अलिफ पर होगा, और आखिरी ग़ज़ल का एंड जो होगा ये पर होगा, और उस सीक्वेंस में तमाम ग़ज़लें होती हैं। तो वो दीवान की बात होती है। तो दीवान मुरत्तब करने की जहाँ तक बात है, तो सबसे पहले कुली कुतुब शाह का नाम आता है, जिन्होंने
दीवान मुरतब किया। उसी ज़माने में एक सबसे अज़ीम शायर और सबसे मशहूर शायर हुए, वो थे वली दक्कनी। वली दक्कनी ने अपनी शायरी वहीं से शुरू की थी और जब उन्होंने अपना दीवान तकरीबन 18वीं सेंचुरी की शुरुआत में 1700 और 1700 कुछ के आस-पास में जब वो दिल्ली लेके पहुँचे, तो एक तहलका-सा मच गया। वो इसलिए मच गया कि अवाम ज़्यादातर अपने आप को रिलेट करने लगे वली की शायरी के साथ और जो पर्शियन शायरी होती थी, वो ज़ाहिर एक तरह से अपनी ज़बान तो थी नहीं, बोलचाल की ज़बान तो थी नहीं आम लोगों की, तो वो उतनी थी उसके सामने वली का दीवान जो है हाथों-हाथ लिया जाने लगा और वली की शायरी जो है बेहद मशहूर होने लगी। तो इसको देखते-देखते जो दिल्ली के शायर हैं, वो सब भी अ, वली की ज़बान की तक़लीद करने लगे और वली की तरह ही शायरी करने लगे। तो आज़म इस सर, तरह से जी, एक बच्चा पूछ रहा है दक्कन क्या है? आजकल दक्कन हुँ। किसे कहेंगे? मैंने कहा हैदराबाद बताया ना, हैदराबाद और हैदराबाद के आस-पास के हाँ, हाँ। बस यही इनको बता दें कि दक्कन चार्जर्स टीम याद रखो, आईपीएल की, हैदराबाद की टीम। हाँ, डेक्कन तो डेक्कन बिल्कुल डेक्कन चार्जर्स, वली हाँ, दक्कनी वहाँ से दिल्ली आए दीवान लेके। दिल्ली आया। तो हुँ, ये जो डेक्कन की जहाँ तक बात है दोस्तों एक बड़ा अच्छा मुझे इक़्तिबास याद आ गया गोपी चंद नारंग का। गोपी हुँ, चंद नारंग लिखते हैं कि उर्दू मतलब ज़्यादातर ज़माने हिस्ट्री ने तारीख़ में ये हुआ है कि हमेशा नॉर्थ ने साउथ को फ़तह किया है। हुँ, लेकिन अदब के मामले में 2 ऐसे मामले हुए हैं, दूसरा मामला यहाँ पे गैर ज़रूरी है, लेकिन पहला मामला ऐसा है जब दक्कन ने यानी जब साउथ ने इंडिया को जीत लिया, आई मीन उसको नॉर्थ को जीत लिया। तो हुँ, वली दक्कनी वो एक पहला शख्स जो ऐसा फ़ातेह और ऐसा बहादुर जो था, वो जो जिसने ये कारनामा किया, वो वली दक्कनी थे, जो साउथ से आए और पूरे शमाल पर छा गए, यानी जनूब से आके शमाल पे छा गए या साउथ से आके नॉर्थ को फ़तह कर लिया। तो ये एक एक अदबी तारीख़ में उलट मिलती है। जनरल तारीख़ में या हिस्ट्री में कुछ और बात मिलती है, लेकिन अदब की तारीख़ में ऐसा मौका है जब साउथ ने नॉर्थ को जीत लिया। तो वली दक्कनी की जब शायरी यहाँ पे आई तो हाथों-हाथ ली गई और वो तब उसकी लोकप्रियता को देखते हुए सब यहाँ के शोरा ने भी उसी की तक़लीद शुरू की वली की तरह और आखिर में जो शायरी का एक रंग बदल गया उनका एक शेर देखिए वली का, वली कहते हैं मुफ़लिसी बहार खोती है, मर्द का एतबार खोती है। कितनी हुँ, साफ-सुथरी ज़बान बिल्कुल रोज़मर्रा की ज़बान में और उसी वक़्त एक सिराज औरंगाबादी भी थे, वो इंतहाई मशहूर वो भी शायर हुए सिराज औरंगाबादी। वो भी ऐसे-ऐसे उन्होंने ग़ज़लें कही, ये ग़ज़ल तो बिल्कुल ज़रूर मसल है उसका एक-एक शेर जैसे एक शेर उनका बताऊँ इस रात अंधियारी में नहीं ये वो भी सिराज का कि चली सम्त ग़ैब से एक हवा कि चमन सुरूर का जल गया मगर एक शाख़ नेहा मगर एक शाख़ निहाल गम जिसे दिल कहें सो हरी रही। बहुत मशहूर वाह! ग़ज़ल है वाह! वो। बहुत और मशहूर ग़ज़ल है, बहुत जो इसमें ना आलम सर, वली गुजराती भी कहा जाता है इनको, हाँ, जी, औरंगाबादी जी। भी कहा जाता है। हाँ, इनकी एक उस ज़माने मशहूर की गज़ल के 2 शेर सुना जी, देते हैं, वो जो लहजा जी, जी, दक्कन का उस वक़्त था। और मशहूर जी। गज़ल ये है कि शुग़्ल बेहतर है इश्कबाज़ी का, क्या हुँ, हकीकी हो क्या मजाज़ी का, हुँ, आज तेरी भुआने मस्जिद में आइब्रोज़, हुँ, आज तेरी हुँ। भुआने मस्जिद में होश खोया है हर नमाज़ी का, वाह! ए वली सर्व कद को देखूँगा। हुँ, हमारे यहाँ गोजरी ज़बान ऐसी है, ए वली सर्व कद को देखूँगा, वक़्त आया है सरफ़राज़ी का। क्या बात है, तो क्या ये बात है। गालिब बहुत मीर से खूबसूरत पहले, लग और ये बहुत पहले पहले साहिब मतलब दीवान शायर हैं जिनका दीवान हमें मिला बाज़ाब्ता, वरना उससे पहले भी शायरी होती रही, लेकिन हुँ। किताब नहीं मिली उसकी। जी। यकीनन, यकीनन। यकीनन आपने सही फ़रमाया और एक ख़ास बात मैं यहाँ पे शायरों को बताना चाहूँगा कि अक्सर शायर ये सोचते हैं, नए शायर भी सोचते हैं कि ग़ज़ल में माशूक़ जो है वो मर्द ही क्यों होता है उस तरह का। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि जो दक्कन में 2-300 साल की जो शायरी हुई है ना, वो उसमें वहाँ पे माशूक़ जो है हमेशा महिला रही है। हमेशा औरत रही है। देखिए वो वली का ही शेर था, इस रात अंधियारी में मत भूल ऐसा। दूसरा है कि तू पायल की झनकार सुनाती जा। अब हुँ, सुनाती जा जो कह रहे हैं तो साफ-साफ कह रहे हैं कि वो अपनी महबूबा से लेडी है। मुख़ातिब हैं और वो ज़ाहिर है कि महबूबा लेडी है।
बाद अच्छा में आजम ये सर, जो जब ये कह के गए हैं ये लोग जो पहले वाले कि औरत के मुतल्लिक बातें करना या औरत से बात करना या इश्किया बात करना औरत को मुखातिब हाँ, करके, तो इसका हाँ, मतलब ये है कि शायरी मर्द ही करेगा। मतलब ये एक तासुर। हाँ, हाँ, कि एक तासुर हो गया था। औरत वो है जिसके ऊपर शायरी की जा सकती है, जिसको मौजू बनाया जा सकता है। मुझे अब इसके औरत पीछे भी जी लियाकत भाई एक साजिश लगती है मर्द शायरों की। साजिश थी या नहीं थी, वो एक समाज ऐसा था उस वक्त, औरत के साथ ऐसा रहता था कि औरत, अच्छा वो देखिए इस हम 600-700 साल शेरी मंजरनामे में अगर किसी को कहें किसी औरत का नाम लो तो लोग परवीन शाकिर का नाम लेते हैं, एक दो नाम और ले लेंगे बस हो गया। तो ये दादा है एक जाफरी है। मतलब अदा जाफरी वगैरह बेशक, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ गालिब मीर और वलीद अकनी और ये मोमिन और नासिक आतिश, इस लीग में आपको कोई औरत मिलेगी नहीं। जी, जी, बिल्कुल, तो बिल्कुल, ये एक बिल्कुल। बदकिस्मती है हमारी। और औरत हालाँकि को भी जब इश्किया शायरी करनी पड़ती है तो वो भी मर्द का लहजा पकड़ती है, ये आपने हाँ, नोटिस किया होगा। आपने बहुत अच्छी बात कही। आपको यहाँ पे ये भी बता दें कि जब कुली कुतुब शाह और वली दखनी वगैरह के जो दीवान आए थे, हम्म। उस ज़माने में भी 2 दीवान औरतों के आ चुके थे। वाह हैरत है वाह ना? वाह बिल्कुल हैरत वाह की वाह बात वाह है। वाह वाह और वाह वाह। पहली जो एक ज़माने तक ये मशहूर हुआ कि पहला पहला दीवान जो है महलका चंदा का है। बाद की वाह। तहकीक ने बताया कि नहीं, नहीं पहला दीवान लुत्फ़ुन्निसा इम्तियाज़ का है जो उनसे 1 साल पहले आया। अरे वाह 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 हाँ, वाह तो ये वाह। चीज़ एक सब लोगों के लिए एक तारीख़ी हाँ, फैक्ट रिकॉर्ड बता पे रहा रखने हूँ वाली कि बात है। वाह। जी, तारीख़ी फैक्ट है कि ये सब गालिब और मीर के दीवान-वान से क़ब्ल भी औरतों का दीवान आ चुका था और वो उसमें पहली दीवान साहिबे दीवान शायरा हैं, निसा इम्तियाज़ लुत्फुन्निसा। और हम्म। उसके बाद दूसरी जो बड़ी मशहूर है महलका चंद, उनके बाद अशार अगर आप लोग ढूँढेंगे गूगल पे तो आपको सब मिल जाएँगे। तो ये आजम था सर, अब हम लेकिन आगे आगे बढ़े, तारीख से आगे बढ़े अब थोड़ा, क्योंकि अब बहुत जी, जी। पॉइंट्स हैं आज हमारे पास। नहीं अपन 2-3 हफ्ते इसी को चला सकते हैं सर, पॉइंट्स इतने हैं कि मैं समझता हूँ कि कोई 2-1 हफ्ते लेकिन हम भी बच्चों को ये बताना चाहते हैं कि ये जो तख्ती के मराहिल हैं, तख्ती के शेर हुँ, तोड़ना और ये बयान करना और मश्क हुँ, मिसरे हुँ। की, उससे जी, पहले हम जी। आपको मिसरा समझाएंगे, शेर समझाएंगे, मतला और ये मक्ता और ये सब चीज़ें आज आजम सर आज की क्लास में कवर कर लेंगे, ताकि नेक्स्ट अच्छा, वीक आपको पता हो कि मिसरा किसे बोलते हैं, जो बार बार आजम सर बयान करेंगे। जी सर, आगे बढ़िए। चलिए तो फिर इसको किसी और दिन के लिए टाल देते हैं, हाँ हाँ गज़ल की बिल्कुल, हम आ जाते मज़ीद हिस्ट्री के लिए। क्योंकि क्योंकि काफ़ी लोग आ चुके दोस्तों हैं। मैं आपको किसी दिन और बताऊँगा कि वली से ये दूसरे दौर में पहुँचा तो दूसरे दौर में खान आरज़ू और हातिम वग़ैरह आए। फिर तीसरे दौर में पहुँचा तो मीर तकी मीर हम्म। सौदा इस तरह के लोग आए। बिल्कुल बिल्कुल। फिर अगले हम्म। दौर में पहुँचे तो आपके घर में गालिब, मोमिन, ज़ौक़ वग़ैरह आ गए। फिर उसके अगले हम दौर में अच्छा उस हम इसे सब सारी बातें किसी दिन हम पेज मज़ीद पेज नंबर अगर 4 पे आ जाते हैं ना, पेज नंबर जी, 4 पे जी। गजल आपके सामने भी होगा। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ गजल हमने डिस्कस किया, इंट्रोडक्शन ऑफ द वर्ड गजल भी आपने समझा दिया। अब टाइप्स टाइप ऑफ ऑफ गजल गज़ल पे बात करें। हाँ, टाइप्स ऑफ उस गज़ल उसके बाद हम सीधा दोस्तों में जिगर की गजल पे आ जाएंगे। हम्म। जी, 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 अच्छा तो टाइप्स ऑफ गज़ल में दोस्तों मैं बताऊँ कि टाइप्स ऑफ गज़ल्स क्या हैं? गज़ल के एक ख़ास जो वैरायटी आप देखेंगे वो क्या होती है? गज़ल की पेज नंबर भी वैरायटी ये बोलते होती है रहे आजम सर, पेज हाँ, नंबर भी जी, बोलते रहे साथ में, पेज नंबर 4। जी, जी, आप आपके सामने आप पेज बता दीजिए लोग आ आपके जाएँगे उस सामने पर। टेक्स्ट नहीं है ना? हाँ, अच्छा टेक्स्ट है ठीक मुझे है। जाना पड़ेगा वहाँ पे, है वो अच्छा भी है, अच्छा, नो पेज प्रॉब्लम नंबर आप 4 मैं बोलता रहूंगा, पेज नंबर 4 पे आए। और जी, जी। हमने गजल के हवाले से इंट्रोडक्शन ऑफ द वर्ड गजल पढ़ लिया, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ गजल समझ लिया, टाइप्स ऑफ गजल पे हम आए हैं। इसमें गजल मुसलसल, गैर मुरद्दफ गजल, मुरद्दफ गजल, आजाद गजल और गजल नुमा, इसके हुँ, बारे हुँ, में बात हुँ। करके आगे बढ़ेंगे हम। जी, जी। या इस पे तो वापस आए हम बाद में, क्योंकि ये काफी मुश्किल लगेगा इनको। चलिए आप जो पेज बताइए उस पेज पर हम चले हम जाते हैं। हम पेज नंबर 5 पे आते हैं, सीधा मतले से शुरू करते हैं। मतला से शुरू करते हैं सबसे पहले इनको यानी कि उससे पहले, तश्कील की बात हो गई। हाँ गज़ल उससे क्या पहले है? गज़ल पर हम एक बात कर लेते हैं, छोटी-सी बात कि ठीक देखो है। दोस्तों गज़ल के स्ट्रक्चर पर बात होनी है अब, है ना? तो स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर को पे। समझने के लिए बस आप ये समझ लीजिए कि मान लीजिए कि किसी मिठाई की दुकान पर आप पहुँचे और वहाँ 7 किस्म की मिठाइयाँ रखी हैं अरे वाह। और आपने कहा कि मैं सातों मिठाई तो नहीं चाहिए, ऐसा करो कि मुझे मिक्स्ड मिठाई कर दो और उस डब्बे में सातों मिठाई बाँध रख दो। अब आपके वाह पास जो डब्बा है वो 7 मिठाइयों का डब्बा है, उसके अंदर 7 किस्म की मिठाइयाँ पड़ी हुई हैं वाह और वाह हर वाह वाह। मिठाई का ज़ायक़ा अलग है, हर मिठाई का एक जो मज़ा अलग है।
तो वो वाह, मिक्स्ड मिठाई का डब्बा अगर कुछ है तो वो है गज़ल। अब जिंदाबाद। इसमें हर मिठाई का एक अलग जायका होगा, तो इसी पर हम आते हैं कि अगर पहली मिठाई हमने उठाई तो हम उसे कहेंगे मतला, आहा हा है हा। ना? वाह तो वाह वाह। मतला हो गया, तो मतले में अब क्या खास बात होगी? मतले में खास बात ये होगी दोस्तों कि मतले में जो दो मिसरे होंगे वो हम काफिया होंगे, हम रदीफ भी, अगर रदीफ है तो हम रदीफ भी होगी। तो इस तरह से वो होगी, और एग्जाम्पल आपके सामने मौजूद है, आप देख सकते हैं कि एग्जाम्पल में आपको मतले अगर का ये है कि दिल अगर में ये किसी की राह। हाँ, जी। अगर ये गजल पे चले जाएं, पेज नंबर 22 पे गजल है, वो सामने रख लें, वहां पे मतले म- तीन लिखे हैं आपने। दिल आपने में पेज किसी नंबर की राह किए फाइव जा रहा हूँ। आपने पेज नंबर 5 पे भी मतलब लिखे हैं, वो अच्छे लिखे हैं, वो उसको देखें, पेज क्या करें बताएं। पेज नंबर 22, नहीं नहीं, वहां आ जाएंगे मतलब समझाने के लिए। मैं सोचता हूँ एक दफा गजल पढ़ लें हम, ताकि ट्यून इन हो अच्छा, जाए, फिर हम इसी टू गजल को डिस्कस का हिस्सा बनाएं। 22 पर आ जाए हैं। हाँ, ये चलिए गजल है 22। जिगर मुरादाबादी की, और ये टेक्निकली आजम सर ने एक ऐसी गजल पकड़ी है जिसमें मतले भी रखे हैं, बीच के अशार भी रखे हैं, और मक्ता भी रखा है। रदीफ काफी के जो मामलात हैं वो सब इसमें हमने बयान करने। ये बिल्कुल मशहूर बिल्कुल। गजल है जिगर की कि दिल में किसी के राह किए जा रहा हूं मैं, कितना हंसी गुनाह किए जा रहा हूं मैं। और इसमें तो दूसरा दोस्तों शेर है मैं, कि, हाँ जी जी जी, जी, बिल्कुल, मैं एक दफा गजल अच्छा, पढ़ जी लेता जी, हूँ, ताकि हाँ जी ताकि जी ये जी जी, बार बार पढ़िए फिर हम वापस पढ़िए ना जाए गजल पे। पढ़िए पढ़िए। तो ये जिगर की मशहूर गजल है। इसमें दूसरा मतला है, मतला दर मतला, दुनियाए दिल तबाह किए जा रहा हूं मैं, सरफे निगाहो आह किए जा रहा हूं मैं। और तीसरा मतला है कि फर्दे अमल सियाह किए जा रहा हूं मैं, रहमत को हम्म, बेपनाह किए जा रहा हूं मैं। इसमें हम मतला समझा अच्छा। देंगे। उसके बाद हम्म, अभी एक और मतला है, ऐसी भी एक निगाह किए जा रहा हूं मैं, जर्रों को मेहरो माह किए जा रहा हूं मैं। उसके बाद बिल्कुल पहला बिल्कुल शेर आता है गजल का कि मुझसे लगे हैं इश्क की अजमत को चार चांद, खुद हुस्न को गवाह किए जा रहा हूं मैं। बिल्कुल। और इसमें एक आखिरी चार अशार में शेर है कि दफ्तर है एक मानिए बेलफ्जो सौत का, सादा सी जो निगाह किए जा रहा हूं मैं। और गजल का सातवां शेर है कि आगे कदम बढ़ाएं जिन्हें सूझता नहीं, रोशन चरागे राह किए जा रहा हूं मैं। और आठवां शेर है सेकंड लास्ट, यूं जिंदगी गुजार रहा हूं तेरे बगैर, जैसे कोई गुनाह किए जा रहा हूं मैं। और आखिरी शेर है जिसको मक्ता बोलते हैं, मुझसे अदा हुआ है जिगर जुस्तजू का हक, हर जर्रे को गवाह किए जा रहा हूं मैं। अब ये वेरी बच्चों गुड की जिनके वेरी गुड। पास ये किताब है वो तो बड़े खुशकिस्मत हैं, तो बाकी हमें सुन लें, सुन सकते हैं। तो आप आ जाए मतलब पे बिल्कुल पेज बिल्कुल नंबर बिल्कुल। 5 पे। तो अच्छा, ये गजल से पेज नंबर 5 पर आया जाए, मतलब या हाँ। इसी गजल से सब समझाना शुरू कर दें हाँ, इनको। यही गजल तो यही रहेगी ना, बेस यही है, बस मतलब मकता समझाते जाएं आप। अपन आगे पेज नंबर सर क्या क्या, 5 बताया, 5। 5, हाँ। 5 पर आ गए हम लोग। तो दोस्तों अब हम लोग आ गए गजल की किस्में जो हैं उस पर भी बात कर देंगे। गजल मुसलसल, गैर मुरदफ गजल, मुरदफ गजल, हम मतलब पे आजाद आ गजल, जाते हैं, गजल नुमा, हाँ। इस पर बाद में बात करेंगे। और या दौरान में ही आप समझ जाएंगे उसको। आइए, ठीक है। मतला किसको कहते हैं? मतला जो लफ्ज है दोस्तों, मतला खुद एक लफ्ज है जो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि यहाँ पे कोई चीज तुलू होगी, यानी वाह। उद्गम, उद्गम को बता रहा है, जहां से शुरू होने वाली कोई चीज है उसको हम मतला बोलते हैं। ठीक है ना? तो मतला से मुराद होता है कि किसी चीज का निकलना, किसी चीज का क्या नाम है शुरू होना, किसी का चीज का प्रारंभ होना। तो उससे तलुए इसे, आफताब हाँ, तुलु, जैसे मशहूर है। तुलुए आफताब कहते हैं। हम्म। सूरज के निकलने को से मुराद होती है। तो दिन की शुरुआत वो होती है, तो आप समझिए गजल की शुरुआत हो रही है मतले से, तो वो मतला जो होता है जो गजल की शुरुआत करता है। इसमें खास बात क्या होती है? इसमें खास बात ये होती है कि इसके अंदर जो काफिये होंगे, दोनों मिसरों में, दोनों में काफिये होंगे, और अगर रदीफ होगी, अगर क्यों मैं कह रहा हूँ, अगर अगर इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारी गजलें ऐसी होती हैं जिनमें रदीफ नहीं भी होती है। लेकिन काफिया मस्ट है, लाजमी है, अनिवार्य है, अपरिहार है, दैट इज कहना चाहिए कि वो कांस्टेंट एक फैक्टर है। किसी भी गजल का बगैर काफिये के शेर नहीं होता। तो इसलिए काफिया मस्त है। रदीफ आ भी सकती है और नहीं भी, अगर आप रदीफ लेते हैं तो ठीक है। रदीफ लेते हैं तो वो मुरद्दफ गजल कहलाएगी, और अगर रदीफ के बगैर लेते हैं कोई गजल को तो गैर मुरद्दफ कहलाएगी। तो ये वाली बात हो गई।
तो इसमें दिल में किसी की राह किए जा रहा हूँ मैं, कितना हँसी गुनाह किए जा रहा हूँ मैं। तो आपने इसमें देखा कि इसमें क्या रखा उन्होंने, राह किए जा रहा हूँ मैं, और राह के अगेंस्ट में उन्होंने काफ़िया लिया गुनाह, और किए जा रहा हूँ मैं, इसकी पूरी की पूरी जो लंबी सी लाइन है, वो रदीफ है। तो दिल में किसी की राह किए जा रहा हूँ मैं, कितना हँसी गुनाह किए जा रहा हूँ मैं। तो इसके अंदर दोनों चीज़ें मौजूद हैं, काफ़िये भी मौजूद हैं और दोनों ही मिसरों में रदीफ भी अपने पूरे आबो-ताब के साथ पूरी की पूरी रदीफ मौजूद है। लिहाज़ा ये मतले की सूरत होती है। यदि इसमें किसी एक में क्या नीचे में तो रहेगी रहेगी, मिसरे ऊला में अगर हम काफ़िया और रदीफ नहीं रखते हैं, तो वो उसको हरगिज़ मतला नहीं कहेंगे। और उसी तरह से एक और रदीफ और काफिया पे हम आएंगे, बात करते करते हुँ, वहां पहुंचेंगे। हाँ, बस और बच्चों को उसी तरह इतना से समझा दें कि गजल का जो पहला शेर होता है उसके दोनों मिसरे एक ही वजन पे होते हैं, एक ही मीटर में होते हैं। जो मतले के दोनों पहले मिसरे हैं उनमें रदीफ काफिया का इल्तिजाम दोनों मिसरों में करना पड़ता है। आगे जाके ये बिल्कुल, एक जगह बिल्कुल। आप छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो मतला ये है कि गजल का जो पहला शेर है, बल्कि कभी कभी दो या तीन मतले भी होते हैं, जैसे आजम सर ने बताया, एक गजल में एक से ज्यादा मतले भी होते हैं। मतला दर मतला गालिब चलती है गजल, फिर चल के शेर खुलता है। तो मतला मीन्स दोनों मिसरे, दोनों का रदीफ और काफिया एक ही। बिल्कुल, क्लियरली है। बिल्कुल, बिल्कुल। बस के तो दुश्वार है हर काम का आसान हाँ, का होना, आसान गालिब होना। का मशहूर मतलब। बस के दुश्वार है हर काम का, भी अब्बास ताबी साहब ने पढ़ाई हमें परसों गजल, उसका पहला शेर। बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान इंसान होना। होना। तो जी दोस्तों ये देखा है। गालिब का भी ये शेर आप देखिए, इसमें भी दोनों मिसरों में काफिया मौजूद है, यानी आसा और इंसा इसके काफिए इंसान हैं, होना। और होना होना इसकी रदीफ है। तो बस के दुश्वार है हर काम का आसा होना, आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना। तो आपने देखा आसा होना इंसान होना, यानी कि मतले की तारीफ ये होगी कि मतले के दोनों मिसरों में काफिए रदीफ होंगे। ये बात बराबर। वाज़ेह हो गई होगी सबको, सबको ये बिल्कुल। वाज़ेह हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं शेर के बारे में, कि शेर क्या चीज़ होती है। तो शेर जो है, जो मतले के बाद जो आता है, जो शेर की जो बुनत होती शेर है, से उसमें पहले शेर मिसरा, मिसरा शेर से पहले मिसरा। मिसरा उन्होंने डाल दिया है, उन्होंने खैर मिसरा हाँ, ये इस शेर को समझ के ही मिसरा होगा दोस्तों। पेज ये नंबर दोनों को 6। एक साथ समझिए, 6 और ठीक है। 7 को एक साथ समझिए, क्योंकि शेर जो होता है मिसरा अपने जब हम शेर को समझेंगे तो मिसरा भी समझ ठीक है। लेंगे। इस पर हम ठीक है। आरसी से बात भी हुई थी कि ये पेज को ओके। उलट पुलट कर दीजिएगा, लेकिन खैर नहीं हुआ। चलिए हमने कहा बहरहाल। वही उसी पर कर लेंगे, ऑन बोर्ड ही कह दिए। ठीक है। ठीक है। शेर एक जो होता है उसमें दो मिसरे होते हैं। हम्म। तो 2 मिसरे दो होते हैं, लाइनें। इसलिए 2 लाइनें दो होती हैं, लाइनें। 2 लाइनें होंगी, और दोनों लाइनें एक जैसी होंगी, एक समान भार की होंगी, समान मीटर में होंगी, तभी वो शेर शेर होगा, अन्यथा वो शेर नहीं होगा। और शेर की जो तारीफ भी है, शेर का मतलब तारीफ होता है जानना, टू नो या जानना, है ना? जो शेर का जो शाब्दिक अर्थ है, वो शाब्दिक हम्म। अर्थ ये है, या डिक्शनरी के लिहाज से शेर का मतलब है जानना या समझना, या टू नो, और या नॉन। हाँ, तो इस तरह का उसको शेर का क्या मतलब है, जैसे कि शऊर से कोई ताल्लुक है इसका? शऊर हाँ, से नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल, शेर और शऊर उसके तो हाँ। इश्तिक़ाक़ है, इन्हीं अल्फ़ाज़ से, लेकिन चूँकि अब इस जगह पर कुछ ज़्यादा हम्म। हम्म। घनी बात नहीं चाहता था करना आप बहरहाल। लोगों से, तो इसलिए तो ये है। और ये शेर हुआ। शेर के जो अब यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, थोड़ा-सा समझने की बात है कि शेर की तारीफ़ में कई लोगों ने बहुत सारी चीज़ें कही हैं लियाकत भाई। शेर की हम्म। तारीफ़ में जो अरूज़ी हैं और जो गैर अरूज़ी हैं। गैर अरूज़ी अच्छा। से मुराद है कि जो फ़िल्म हम्म। आपकी शेर आवाज है, थोड़ी देर जो के लिए। दिल हो, है ना? जो दिल की जो कैफ़ियत है, जो दिल की कैफ़ियत का हाल ये बयान जरा करे, जो दोबारा मालूम बोलिए, थोड़ी थोड़ी देर के लिए आपकी आवाज चली गई थी, दोबारा बोलिएगा ये अच्छा, दो अच्छा। लाइनें। हाँ, तो शेर के हवाले से फ़िलॉसफ़र क्या कहा? हाँ। हाँ, मंतकी उसूल पर लोग ये कहते हैं कि शेर वो तमाम जुमले तक हैं, जो दिल की वारदात को सच्चाई से बयान करते हों, ठीक है? और बाद में उन्होंने अरूज़ियों ने जोड़ा कि नहीं, शेर की ख़ासियत के लिए 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है। हम्म। पहले वालों ने कहा कि शेर का मतलब बस जुमला भी अगर है, अच्छा-सा जुमला है जो बहुत ही दिल को लग रहा है और दिल खींच ले रहा है अपनी तरफ, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो बहर में का पाबंद हो और काफ़ियों का पाबंद हो, दिल को झंझोड़ दे, दिल में असर कर दे।
उसको एक नाम दिया गया, ये मेरा ख़्याल एक बहुत ही नया टर्म मैं आपके सामने पेश करूँगा। उसको से नाम दिया गया शेर मंसूर। अच्छा। हाँ, मंसूर नस से मुराद नस्र से है। यहाँ पे वो प्रोज। मंसूर नहीं है, हाँ, वो मंसूर से नहीं है जो अनल हक बोलते थे। यहाँ पे हम्म। शेर मंसूर से मुराद है कि वो नस्र की शक्ल में भी अगर कोई ऐसी बात है जो दिल को लग जाती है, जो शेर की यानी तरह असर प्रोज करती है। प्रोज 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 हाँ, वही प्रोज प्रोज़ भी में शेर हो शेरियत। सकता है। हाँ, यानी प्रोज़ में भी वन जो जो वन लाइनर होता है वो उसको भी शेर जी, जी। कहेंगे। शेर कह सकते हैं यदि उसके अंदर ऐसी है कि दिल की कैफ़ियत बयान हो रही हो, दिल खिंच जाए उसकी तरफ। बहुत ही जैसे पुरअसर बात अगर होती। हुँ, अगर हुँ। शोले में कहते कितने आदमी थे, ये शेर है, ये मिसरा है। तो ये तो कहीं से भी कुछ भी नहीं है, क्योंकि ना इसमें नहीं है ना। शेरियत है, ना इसमें कैफ़ियत है, ना इसमें जज़्बात है, ना कुछ भी है। बस ये मैं तो इसीलिए कह रहा हूँ कि मिसरा जो है उसमें शेरियत का इल्तिजाम जो है ये सीखना पड़ता है सबको। ये है। और दूसरे हम्म। जब अरूज़ी जिन्होंने शायरी की तरफ बात की, तो शायरी की तरफ बात करने के लिए शेर में उन्होंने 3 चीज़ों को इम्पोर्टेंट बनाया। हम्म। 3 चीज़ें सभी नोट कर लें, 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। 3 चीज़ों में क्या-क्या है? एक तो ये कि इरादतन कहा गया हो। अच्छा, जानबूझ के कहा गया हो, हाँ, वाह। मतलब यानी जो भी कहा गया है, उसके अंदर मकसद हो। व्हाट इट मीन्स एक्चुअली कि बेतुकी बातें नहीं हो, लायानी बातें नहीं हो। जब कई बार शायर जो नए शायरों को एक चीज़ से बड़ा पाला पड़ता है कि यार हमने बड़ा अच्छा शेर लिखा, मीटर भी था, बहर में भी था, काफ़िया रदीफ भी थी, लेकिन हमारे उस्ताद ने कहा कि रब्त नहीं है। अब ये रब्त हम्म। क्या भला है? तो रब्त से मुराद ये या ऐसा का मतलब ये है कि आपने जो कुछ लिखा है, उससे कोई मतलब नहीं निकल पा रहा। दोनों को मिलाने के बाद आपकी बात स्पष्ट नहीं हो रही है, आपकी बात साफ नहीं हो रही है, तो भी वो गज़ल का शेर नहीं कहलाता। यानी शेर नहीं कहलाएगा कि आपने दोनों मिसरों में जो बात की, अलग-अलग बात कर दी और खुल के एक बात नहीं आ पाई। तो ये भी नहीं, यानी ये आजम सर ये कौन तय करेगा कि बात नहीं आई इसमें। बात ये नहीं है कि आप सुनेंगे ना, क़ारी हैं, आप क़ारी सुनेंगे। रीडर कई बार रीडर कहे। हाँ, रीडर जो होगा, क़ारी ये बताएगा, रीडर बताएगा कि भाई या शेर अहले बना फ़न नहीं। बताएँगे। हाँ, हम्म। अहले फ़न बताएँगे कि आपका मिसरे ऊला जो है, कोई और हम्म। बात कर रहा है और मिस्र सानी कोई और कर रहा है, जबकि शेर की तारीफ़ में ये कहा गया है कि मिसरे ऊला को मिस्र सानी का ताबे होना चाहिए, यानी उसके उसी को मानना चाहिए कि वो मिस्र सानी पर जाके कंप्लीट हो जाए। ये नहीं कि पहला साहब मिसरा दूसरा था। पहला मिसरा कुछ कह दे गया और दूसरा तो हमें हासिल क्या हुआ? इस शेर से हम्म। यानी शेर से एक बात हासिल होनी चाहिए। शेर से हम्म। कोई मतलब निकल के आना चाहिए। ये नहीं हो कि साहब यानी दोनों में अलग-अलग बातें। इसमें आपने लफ्ज इस्तेमाल किया कि इरादतन कहा हाँ, गया हो। कसदन कहा गया हो, कसदन यानी जो है आपको कसदन पता हो। हो कि आपने क्या कहा है शेर में, ये आपको हाँ, इल्म होना चाहिए। एग्ज़ैक्टली, यानी ऐसे एग्ज़ैक्टली, मजजूब एग्ज़ैक्टली। की बर्ड नहीं होना चाहिए, बस फेंक के निकल गए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हम्म। आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी यानी रियाज़त साहब जो कल को कोई अगर पूछ ले तो आप एक्सप्लेन कर सको कि इसमें ये बात है। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। ओके। ओके सर। बहुत सारी धार्मिक पुस्तकें भी इतने हम्म। बढ़िया मुतरन्निम अंदाज़ में उनकी लिखावट होती है कि उस पर शेर का गुमान होता है ना? लेकिन वो शेर नहीं कहलाते क्योंकि मालूम हुआ कि मौज़ू और नामौज़ू का मामला आ जाता है। तो ये है, तो कसदन जो है होना चाहिए। एक बात तो ये हो गया, कस्द किया हुआ, लिखा हो मतलब बरामद होता हो। दूसरा कहा कि मीटर यानी बहर में होना चाहिए, यानी कि दोनों मिसरे समान धार में होने चाहिए। उनकी तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो उनके एक-एक टुकड़ा एक-एक के बराबर होना चाहिए और कोई शब्द ज़्यादा कम नहीं होना हम्म। चाहिए, यानी पूरी मीटर की लिहाज से यानी बहर में होना चाहिए। ये 2 बातें। डेढ़ मिसरे का शेर नहीं हो सकता है? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। और तीसरी वो अगर होगा तो वो दूसरी सिंफ़ की कोशिश की लोगों ने, उस जिसको ग़ज़लनुमा कहते हैं, जो कामयाब हम्म। नहीं हुई। तो ये आप तजुर्बे करते हम्म। रहिए, तजुर्बा अगर कामयाब नहीं होता, अच्छा नहीं है तो कामयाब ही नहीं होगा वो, अपने आप ही मर जाएगा वो। तो हम्म। तजुर्बे से किसी को रुकना नहीं चाहिए, तजुर्बा करिए, लेकिन अगर उसमें दम होगा तो आगे जाएगा तजुर्बा, वरना वो अपने आप मौत के घाट उतर जाएगा। तो हम्म। तीसरी चीज़ जो अहम बताई, क्या बताई? तीसरी अहम बताई कि काफ़ियेदार हो। यानी अच्छा। उसमें काफ़िया हो, यानी मुक़फ़्फ़ा जिसको कहते हैं। तो क्या-क्या हमारे सामने आया? क़स्दन कहा गया हो, नंबर 1। जानबूझ के बहर कहा में गया हो, हो। हाँ, बहर। बहर में हो बहर। यानी कि मीटर में हो। और हम्म। तीसरा है कि काफ़िया उसके अंदर हो। इसकी हम्म। भी तरदीद हम यहाँ पे दे सकते हैं, लेकिन अभी सब लोग वो हो सकते हैं, हम्म। क्या नाम है, कन्फ्यूज़ हो इरिटेट हो जाएँगे। हाँ, कंफ्यूज हो जाए। इरिटेट भी हो कन्फ्यूज़ हो जाएँगे, हालाँकि इसकी भी तरदीद है। इसकी भी हम्म। तरदीद है कि हम एक शेर लिख देंगे, ना उसमें हम्म। कोई इल्तिज़ाम होगा, फिर भी इसमें 1-2 इल्तिज़ाम की कमी होगी, फिर भी वो शेर कहलाएगा। लेकिन हम्म। बहरहाल आम तौर से एक शेर के अंदर 3 ख़ुसूसियात देखी जाती हैं।
एक तो कसदन यानी इरादतन कहा गया हो, उसके अंदर कोई मतलब बरामद हो रहा हो, उसके दोनों मिसलों से कोई बात अख्ज़ होती हो, कोई बात पूरी होती हो, कोई बात कंप्लीट होती हो। एक बात ये, दूसरी ये कि मीटर में हो, और तीसरी बात कि काफ़िया हो। रदीफ़ का इसमें ज़िक्र नहीं, क्योंकि शेर की तारीफ़ में रदीफ़ में ज़िक्र नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही अर्ज़ किया, रदीफ़ हो भी सकती है और रदीफ़ नहीं भी हो सकती है। तो रदीफ़ लाज़मी नहीं है, इसलिए शेर की तारीफ़ में रदीफ़ को इंक्लूड नहीं किया गया है। ठीक है सर? हम्म। तो अब ये वाली बात। मीर का शेर है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। जी, जी। इसमें ये कैफियत इरादतन वाली आई कि मीर को पता था मैं क्या कह रहा हूँ और आगे आप क्या मैंने कह क्या रहे कहना है ना। हैं? बिल्कुल, 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 दूसरा इसमें बिल्कुल। बहर भी बराबर है एग्ज़ैक्टली। और जाने है ना। पता हुँ, हुँ, पता हुँ। बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, पहचाने है, दीवाने हैं, ये भी पता है उसको मैं आगे करने वाला हूँ। तो जी, इस जी, जी। शऊर के साथ आपने मिसरा घड़ना है कि इसको मैंने निभाना भी है आगे। हुँ। जी सर, थैंक यू, आगे चलें। तो शेर की मेरा ख़्याल है सारी चीज़ें लोगों को कंप्लीट हो गई कि यानी कि इंटेंशनल हो, इंटेंशनल हो, वाह वाह वाह। मीटर ये मीटर में हो, ये लफ्ज आपने और सही बोला। हाँ, हाँ, इंटेंशनल हो, मीटर में हो, राइम में हो, है ना? उसके राइम राइम को में यानी काफ़िये को मलहूज़ रखा गया हो, उसको मेंटेन किया गया हो, तो रिदमिक हो। इंटेंशनल, रिदमिक हो। न रिदम से हम्म, मुराद फिर वही आ जाती है, यानी काफ़िया। यहाँ से काफ़िये से काफिया। मुराद, रिदम से मुराद काफ़िये से है कि हम्म, इंटेंशनल हो, मीटर में हो, और रिदम वाले जो लफ्ज़ है रिदमिक हो। तो ये हम हम्म, हमारे के पास जो है एक वो आ हम्म, गई कि आप समझ में आ गया कि शेर की हमने 2 हालत बता दी। अगर कोई कहता है तो हम कह सकते हैं कि हमने शेर मंसूर कहा है, लेकिन उसकी हम्म। मान्यता शायरी में नहीं है। शायरी शेर, के मैं शेर। जरा सा आजम सर एक सेकंड और समझा दें शेर मंसूर इनको। एक जी, जी। ऐसा शेर जो प्रोज लगे, हुँ, जिसमें प्रोज की आपको लगे कि ये बात कही गई है। एक ही शख्स था जहान में क्या, अब जॉन एलिया ने कहा, हाँ, क्यों कहीं और दिल नहीं लगता, एक ही शख्स था जहान में क्या। ये मिसरा भी है लेकिन ये बात भी है। जैसे वजिंद्र मुझे कहे यार क्या इतना शोर मचा रहा है, एक ही शख्स था जहान में क्या। ये हुँ, हुँ। मंसूर, ये मंसूर मीन्स प्रोज फॉर्मेट में जा रहा है मिसरा। अच्छा, तो ये विजेंद्र शेर वही हैं मंसूर। जो नौजवान हाँ, साहब हैं? हाँ अच्छा, बिल्कुल, फौजी नौजवान। भाई हमारा आए हुए अच्छा, हैं। फौजी भाई, अच्छा, अच्छा, अच्छा। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं भाई, बहुत अच्छे दोस्त हैं। बिल्कुल वजिंद्र बैठे और हैं यहाँ पे। दोहा यहाँ पे दोहा बड़े से अहम बिल्कुल लोग दबे बैठे हुए। हैं। अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस जे के हमारे पूर्व जो अध्यक्ष हैं वो भी बैठे हैं, जी। डॉक्टर रफीक मसूदी। अरे वेरी गुड। महेंद्र भी बैठा है जिससे आप बहुत खौफ खाते हैं, महेंद्र सानी। अच्छा, अच्छा। और तो मुसविर भी बैठा है, आदिल भी बैठे हैं, सभी मतलब वो सारे लोग जिनकी प्रेजेंस में हम थोड़ा सा और मोहतात चलेंगे अब। अरे, अब आपने इनके नाम बता दिए, मैं तो एक्सटेम्पोर बोल रहा था। अब मुझे कुछ तमहीदी गुफ्तगू भी करना पड़ेगी लियाकत भाई कि देखिए भाइयों, आज के इस महफिल में ना सिर्फ 9 मश्क शायर हैं, बल्कि वो भी हैं जो बिल्कुल शायर नहीं हैं, बल्कि एहसास हुआ कि कुहना मश्क शायर भी हैं, अदीब भी हैं, अरूज़ी भी हैं, उस्ताद भी हैं, सब सारे के सारे मौजूद हो। ऐसे में मुझ गरीब से, मुझ हक़ीर से कहीं अगर कोई वो गलती हो जाए, उसकी नज़रअंदाज माजरत। करिएगा। हाँ, माज़रत, और कहीं ज़रूरत पड़े तस्हीह की तो मुझे आप बता दीजिएगा बाद में, बिल्कुल। जैसा है। और मैं ये बिल्कुल तस्लीम करता हूँ कि ज़ाहिर है कि हाँ, मैं जो कुछ भी है मेरी मुताले की है, और मैं कहीं गलत भी हो सकता हूँ, और मैं जो बिल्कुल। कुछ आज पेश कर रहा हूँ दावा उस पर किसी चीज़ का नहीं है। तो कहने का मतलब कि एक तरह से डिस्क्लेमर मैं यहाँ ज़ाहिर कर देता हूँ, क्योंकि इतने बड़े-बड़े लोग मौजूद हैं, तो ज़ाहिर है कि मुझे क्लासरूम में उस्ताद सब कुछ होता है। स्टूडेंट के अंदर अगर सवाल भी होते हैं तो वो डर के मारे नहीं कुछ कह सकता, लेकिन ये क्लासरूम नहीं है। ये तो हमारी मीटिंग रूम है, यहाँ पे एक से एक बड़े-बड़े जय्यद लोग हैं। तो लिहाज़ा हम्म। सभी का मैं दिल के गहराइयों से इस्तक़बाल करता हूँ, और लेकिन मैं इस बात लेकिन के लिए। आजम आजम सर, इन जैद लोगों को हम एक गुजारिश जरूर करेंगे कि हमारा हुँ। फोकस उन लड़कों के ऊपर है, उन बच्चों के लड़कियों के ऊपर एग्ज़ैक्टली, है एग्ज़ैक्टली। जो बिल्कुल, बिल्कुल, जो बिल्कुल। कतई नहीं जानते हैं कि मीटर वजन बहर क्या है। हुँ, इसलिए हुँ, हम उस लेवल पे जाएंगे। बेशक आदिल भाई यहाँ बैठे हैं, विपुल होंगे, महेंद्र हैं, लेकिन हमारी हुँ। पूरी कोशिश है कि हम अपने मुकाम से नीचे उतरें, ना कि उनको ऊपर लाएं। और लियाकत भाई, कोई कुछ गलत भी तो नहीं बोलेंगे हम? ना ना, कतई नहीं, अभी भी नहीं। वो आखिर जब हम सवाल जवाब खोलेगी ना आरसी, तो उस वक्त हम इनसे बात करेंगे और ये अपनी तलवारें तेज करके रखें हमारे बिल्कुल, लिए। बिल्कुल, बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे। अगर
मेरी मालूमात में जो चीज़ें होंगी वो बसद शौक़ मैं उनका जवाब दूँगा। और जी बिस्मिल्लाह। आइए फिर अब अगली अगली बारी अब क्या हो रही शेर थी कि भी समझ आ गई, मिसरा देखो भी समझ आ गया, मिसरा उला, मिसरा सानी। मिसरे की एक चीज़ रह गई थी कि मिसरे का जो लफ्ज़ी माने होता है, बच्चों को बता दें, मिसरे का माने होता है किवाड़ का एक पल्ला, है ना? अच्छा, तो जो दरवाजे में जो दो किवाड़ होते हैं। जो किवाड़ होते हैं, तो एक किवाड़ को हम क्या नाम है, एक तरह से मिसरा कहते हैं। और आपने देखा हम्म। कि एक शेर में भी 2 किवाड़ होते हैं, यानी एक अरे वाह। दरवाजे में 2 किवाड़ होता, तो एक किवाड़ यानी उला मिसरा, एक किवाड़, और मिसरे हम्म। सानी या दूसरा किवाड़, है ना? और ये तो जो इस तरह लिफ्ट, से जो है ये जो लिफ्ट है, इसमें भी ये किवाड़ कहेंगे हम इसको, ये जो देखिए, खुलता और अगर बंद होता है। बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि वो उसके भी 2 हिस्से मौजूद हैं। तो दो कभी पल्ले, भी आप दो पल्ले। वो लिफ्ट का एक हिस्सा ना आए करीब में और एक हिस्से में आपको ऊपर ले ही नहीं जाएगी लिफ्ट। अगर एक पल्ला खुल गया और एक पल्ला नहीं खुला, जब तक ये दोनों हुँ, मिसरे नहीं मिलेंगे, शेर नहीं मिलेंगे, बनेगा। शेर नहीं बनेगा। वाह, 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 गज़ल वाह। की लिफ्ट नहीं ऊपर चढ़ेगी, तो गज़ल की लिफ्ट वहीं रह जाएगी। तो आइए जी दोस्तों, सर। ये बात भी हो गई, और इसमें जो एक मिसाल के तौर पर बड़ा अच्छा इन लोगों ने बनाया है दोस्तों। जो पहला मिसरा है उन्होंने उनको बोल्ड कर दिया है, दिल में किसी की राह किए जा रहा हूँ मैं। ये बोल्ड हम्म। कर दिया गया है ताकि आपको समझने में आसानी हो कि ये मिसरे एक ऊला सेकंड, कहलाएगा। एक सेकंड और रुकेंगे यहाँ पे, फिर अनाउंसमेंट करेंगे। काफी लोग और जुड़ गए हमारे साथ कि इस नशिस्त में आजम सर जो क्लास ले रहे हैं, इसका एक पूरा डॉक्यूमेंट हमने बनाया है। और वो डॉक्यूमेंट इस वक्त जितने भी बच्चे यहाँ मौजूद हैं सबके हाथ में है। हमने आज दिन में भी इंश्योर किया कि सभी को मिले। और इस वक्त भी जो लोग अभी ज्वाइन किए हैं, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे मेरी पिक्चर को क्लिक कीजिए, हमारी वॉल पे चाहिए, वहाँ पे एक ट्विटर का लिंक है, उसे क्लिक कीजिए। आप सीधा इस किताब के ऊपर पहुंच जाएंगे जो हम पढ़ रहे हैं इस वक्त। जी सर। जी तो जी। बात समझ जी में आया कि आजम। इसमें जो मिसरे ऊला के तौर पर जो शेर आपके सामने पेश किया गया है दोस्तों, कि दिल में किसी की राह किए जा रहा हूँ मैं, कितना हंसी गुनाह किए। तो इसमें जो पहले ऊपर जो बोल्ड लाइन में अंडरलाइन, वो है मिसरे हम्म। उला। उला से मुराद है ऊपर वाला। आप इसको मिसरे उला भी कह सकते हैं, आप इसको पहला मिसरा भी कह सकते हैं, जो आपके मर्जी में आए वो इसका नाम दे सकते हैं। कोई जरूर नहीं कि आप बिल्कुल इतनी ही मुश्किल में कहें कि साहब मिसरे उला। आप कह सकते हैं पहला मिसरा, यार इस शेर का पहला मिसरा ठीक नहीं है, तो पहला मिसरा भी आप कहते हैं तो मिसरे उला से ही मुराद होती है। उसी तरह से हम्म। मिसरा सानी आप कहते हैं, या नीचे का मिसरा कहते हैं, या दूसरा मिसरा कहते हैं, तो उससे भी एक ये खबर मिल जाती है कि हम मिसरे सानी की बात कर रहे हैं। सानी अच्छा, माने यहाँ पे दूसरा। या बच्चों को याद रहे इसके लिए मैं बताना हम्म, चाहता हूँ। हमारे यहाँ ये ओला होता है या अव्वल होता है या जो भी कह लें, बच्चों को मैं बताऊँ, इसी तरह सानी होता है, इसी तरह सालिस होता है। ये फारसी की गिनती है। मैं जी सिंपल जी। सी मिसाल दूँ, हमारे जे के काफ़ी लड़के हैं यहाँ पे। तारिक है हमारे यहाँ, हाँ, फारूक अब्दुल्ला साहब के जो वालिद साहब थे, शेख अब्दुल्ला, उनको शेर कश्मीर भी कहा जाता है, उनको कायदे अव्वल भी कहा जाता है। लेकिन उनका जो बेटा है फारूक अब्दुल्ला, उसको कायदे सानी कहा जाता है। यानी ये मशहूर नाम है उनके यहाँ पे, हमारे जे स्टेट में। सानी जी मीन्स जी। सेकंड और हाँ, ओला मीन्स फर्स्ट। जी। तो ये है। तो दोस्तों, इससे आपने समझ लिया, ये जो बोल्ड कर दिया गया, इससे और आपको आसानी हो गई कि पहली लाइन हो गई जो शेर शेर का पहला लाइन है वो। द फर्स्ट लाइन पहली ऑफ लाइन को कपलेट। हम, हाँ, द फर्स्ट लाइन ऑफ द कपलेट इज द मिसरे ऊला, एंड द सेकंड लाइन ऑफ द कपलेट इज मिसरे सानी, सानी। आई थिंक दिस सेकंड इज वन। क्लियर टू एवरीवन। यहाँ क्लियर, क्लियर। ज़िम्नन काफ़िये का ज़िक्र आया है। ज़िम्नन इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि समझाने के लिए कह रहा हूँ। अदरवाइज़ क्या नाम है, काफ़िया एक बहुत ही पेचीदा और बहुत लंबा-चौड़ा सबक है, जिस पर हम लोग कभी बात करेंगे। एक पूरी क्लास हो सकती है काफ़िये पर, क्योंकि काफ़िया एक ऐसी चीज़ है जिसमें अक्सर शायर गच्चा खाता है, अक्सर शायर परेशान रहते हैं और काफ़िये में बहुत उलझते हैं। बड़े-बड़े, बल्कि उस्ताद शुअरा तक उलझ जाते हैं काफ़ियों के सँभालने में। तो उस पर भी हम लोग कभी किसी दिन मुफस्सल यानी बिल्कुल तफ़सील से पूरा खुल के बात करेंगे। यहाँ ज़िम्नन आपको समझाऊँ कि यहाँ पे 3-4 शेर आपके सामने पेश किए गए हैं, उसी टिपिकल ग़ज़ल का जो मैंने आज के लिए चुनी है, उसमें आप देखिए, बोल्ड लेटर में लिखा है, दिल में किसी की राह किए जा रहा हूँ मैं, अब आप कितना काफिया हँसी पे आ गए सर, गुनाह। काफिया पे। जी, काफिया पे जी, आ गए आप। पेज नंबर 10, पेज नंबर 10 पे 10। आए सभी। हुँ। जी। पेज नंबर 10 पर काफ़िया आपने देखा। तो काफ़िये हम्म। पर क्या है कि काफ़िये पर ये है कि काफ़िया, पहले आपको समझा दूँ कि इस पूरी ग़ज़ल में जो राह, गुनाह, गवाह, निगाह और राह, ये बोल्ड भी कर दिया गया है, और ये लेटर्स जो हैं
ये बता रहा है, मतलब ये अंडरलाइन जो वर्ड है ये बता रहा है कि ये काफ़िये हैं, क्यों? क्योंकि इनमें एक ख़ास रिदम है, इनमें ख़ास एक आहंग है, इनमें ख़ास एक हम आहंगी है, एक जैसी आवाज़ पैदा कर रहे हैं कि राह के साथ गुनाह, और हुँ, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि राह के साथ शबाब या गुनाह के साथ वाह! जवाब नहीं कह रहे हैं हम जैसे राह के फ़िल्मी साथ गानों में गुनाह होता कह है, रहे हैं। फ़िल्मी जी, गाने में जी, वहाँ चलता है पे लेकिन यहाँ नहीं चलेगा। ये यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ राह है, गुनाह है, गवाह है, निगाह है, राह है। तो आपने देखा एक एक पर्टिकुलर पैटर्न है इनकी आवाज़ का, और आवाज़ ऐसा अपने आप ही बता दे रहे हैं कि ये इसका जैसे अगर अगर तलवार हुँ, हो, हुँ, उसमें हुँ। काफ़िये क्या-क्या आएँगे? जैसे तलवार है तो तलवार के साथ किरदार आ जाएगा, दीवार आ जाएगा, है ना? हुँ, गुफ्तार आ जाएगा। ये सारे के ठीक है। सारे जो होते हैं एक जैसी आवाज़ आएँगे, तलवार, गुफ्तार, अंसार, बीमार। दीवार, हुँ, बीमार, है ना? और ये सब के सब जी। ठीक है। अब वो आगे चल के हम समझाएँगे इनको बहूर में कि ये पार क्यों आएगा और बीमार क्यों नहीं आएगा। हुँ। चलिए वो बहरहाल आगे चलेंगे। ये तो इसमें जब बस ये गुनाह है राइमिंग वर्ड्स, लेकिन इसमें सर ये जो मतला है इसमें 2 बार दोनों लाइनों में आता है, आगे चल के एक-एक लाइन में आता है। ये भी ज़रा जी, क्लियर कर दें। बिल्कुल, बिल्कुल। मतले में जैसा कि हम पहले ही अर्ज़ कर चुके हैं दोस्तों कि मतले में दोनों ही लाइनों में आएगा। काफ़िया भी होगा और रदीफ़ भी होगी। ये तो दरअसल तभी तब स्टार्टर है ये। मतलब ये बिल्कुल, बिल्कुल। शुरुआत है इसलिए इसका इल्तिज़ाम करना है। क्योंकि यहाँ से तुलु हो रहा है, ग़ज़ल शुरू हो रही है, और मैं ये बता दूँ कि ग़ज़ल की तश्कील में दोस्तों कई बार ग़ज़ल को एक जिस्म से अगर हम मुराद ले लेते हैं, तो अगर हुँ, जिस्म का एक किसी भी आदमी के शरीर को देखें तो सबसे ऊपर सर, फिर नीचे हुँ, धड़, उसके बाद पाँव। तो हुँ, एक मुकम्मल आदमी के लिए तीनों चीज़ें ज़रूरी हैं। तो मतला समझिए कि उसका सर है ग़ज़ल का, वाह! और वाह! पूरा वाह! शरीर जो है समझिए शेर है, और उसका हुँ, पाँव का जो हिस्सा है समझिए कि वो मक्ता है। अगर इनमें से कोई भी चीज़ मिस कर रही है, तो उसका नाम हुँ, वैसे जैसे अगर एक रविश है भी चली है कि बगैर मतला के भी ग़ज़ल हो जाती है। गालिब ने भी 1 आध 2 ग़ज़लें कही हैं जिसमें मतला नहीं है। तो वो हुँ, आम तौर से उरूज़ी जो है कह देते हैं कि ग़ज़ल तो है, लेकिन बगैर सर की ग़ज़ल है, इसमें सर हुँ, नहीं है। या बगैर मक्ते हुँ। के अगर हो तो ऐसा लगता है या बगैर मतलब इसका इख्तिताम ही नहीं हुआ, इसके एंड ही नहीं हुआ है। ये मान के चला जाता यानी है जिसके अंदर ये भी बच्चों को पता चले कि आप बहुत अच्छे शेर लिख रहे हो लेकिन मतला नहीं बन रहा है, तो कोई बात हुँ, नहीं है। कोई अगर बात नहीं। उस मुकाबले का मतला नहीं बन रहा है तो डोंट वरी। आप बगैर मतले के उस गज़ल को शामिल कर सकते हो अपनी किताब में। बिल्कुल, बिल्कुल कर सकते हैं, वो उसमें कोई ऐब नहीं है, और ऐसा मुमकिन होता है, कई बार ऐसी ज़मीनें मिल जाती हैं, ज़मीनें आगे आ रहा है, ज़मीनें मिल जाती हैं जिसमें हज़ार कोशिशों के बाद भी मतला जो है दिल को सुकून बख्श नहीं मिल पाता, बन पाता, तो हम उसको बगैर मतले के भी ग़ज़ल कह देते हैं, बाकी 7 शेर हो गए, लेकिन मतला नहीं है तो डज़न्ट मैटर, वो आपकी ग़ज़ल ही कहलाएगी, चाहे कि थोड़ी कमी रही कि उसमें मतला नहीं है, लेकिन इट्स ओके। ऐसा कभी होगा, शाज़-ओ-नादिर उमूमी तौर से नहीं होगा, कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है। तो आपने देखा इसमें काफ़िया काफ़िया जो है दोस्तों एक लफ्ज़ कुफ़ू से बना है, और इसका जो लफ्ज़ का जो माने है, उस माने है पीछे आने वाले। तो इसमें देखो अच्छा। इसमें पीछे आने वाले से मुराद है, और पीछे आने वाले इसलिए है कि ये हम मान के चलते थे कि अरब में जो शायरी होती थी, वहाँ रदीफ़ का कोई चलन नहीं था, है ना? अरब की हुँ, शायरी आप उठा के देखें तो अरब की शायरी का एंड जो है काफ़िये पर हो जाता है, और उसके अंदर नहीं अच्छा। होती। ये जो रदीफ़ की जो आप बिदअत कहिए या खूबसूरती कहिए या ये जो सनत कहिए, ये फ़ारसी वालों की देन है। ये फ़ारसी हुँ, वालों ने ऐड किया है रदीफ़ का जो लाहिक़ा साबिक़ा कहना चाहिए जो है, वो उनका है, क्या नाम है फ़ारसी जो वालों उसमें का। एडिशन है, जो एडिशन है इसका वो फ़ारसी वालों का ज़्यादा है, क्योंकि अरबी की बेशतर शायरी बेशतर अब हुँ, होने लगी है, अरबी में भी अब रदीफ़-वदीफ़ होने लगी, लेकिन शुरुआत की जो अरबी की शायरी है, उसमें मुरद्दफ़ ही होती थी, आई मीन मुरद्दफ़ नहीं होती थी, मुक़फ़्फ़ा ही होती थी, सिर्फ़ काफ़िये ही होते थे, काफ़िये पर एंड हो जाता था मिसरों का। तो इसलिए हुँ, उसके मायने के तौर पर उनको है कि पीछे आने वाले, है ना? तो हुँ, ये उन हरूफ का मजमूआ होता है जो एक जैसी आवाज़ पैदा करते हैं, लेकिन अल्फ़ाज़ की जो बुनत होगी वो अलग-अलग हो सकती है, अलग-अलग हुँ, होनी ही चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि एक ही लफ्ज़ है, लेकिन उसके माने अगर अलग हैं तो भी आप बना सकते हैं। वो वही काफ़िया बन सकता है, कि लफ्ज़ तो एक ही है। देखिए इसमें क्या राह, गुनाह दोनों अलग लफ्ज़ हैं, तो हुँ, दोनों हुँ, अलग हुँ, लफ्ज़ हुँ, होने चाहिए, ये इसकी बुनियादी शर्त है। लेकिन उसमें शर्त में एक ये ढील भी है कि अगर लफ्ज़ एक ही है लेकिन 2 माने में इस्तेमाल किए गए हैं। हुँ, हाँ, जैसे अब एक एक शेर मेरा याद आ रहा है, पूरा याद आ जाए तो ठीक है, लेकिन ये किसने
अ, काली निगाह डाली है। हम्म। हाँ, वाह। किसने किसने काली निगाह डाली है, फूल हम्म है न समर है न डाली है, ऐसा कुछ है, न सब्ज डाली हम्म है ना? ये किसने काली हम्म। निगाह डाली है, फूल है इस पे न सब्ज डाली है। तो इस इसके ओके। कहने का मतलब कि इसमें, हाँ, इसमें डाली डाली का जो है, एक डाली तो ये कि निगाह डाली, निगाह हम्म डालना एक वर्ब के तौर पर है कि किसने निगाह डाली है साहब, है ना? हम्म यार तुम एक हम्म। निगाह डाल लो, और एक है डाली न सब्ज डाली अच्छा, है डाली ना? डाली पेड़ हाँ की हाँ, डाली। वाह। फूल इस पर फूल इस पर न सब्ज डाली है, किसने बिल्कुल। किसने काली निगाह डाली है, फूल वाह इस वाह पर न वाह। सब्ज डाली है ना? दोनों काफी तो आगे, दोनों के मानी अलग अलग दो, अलग अलग। दोनों काफिया डाली है, काफिया एक ही है, लफ्ज लफ्ज की बुनत हम्म। एक है, उसकी लिखावट एक लेकिन है, मानी, मानी उसकी अलग अलग। आवाज एक है, मानी अलग है। उसी तरह से सजना और सजना, इसको भी आप इस्तेमाल कर हाँ। सकते हैं। एक सजना वाह वाह। बमाने अपने आप के आराइश करने के लिए, तजीनकारी के लिए, ब्यूटिफिकेशन के लिए सजना, और एक सजन साजन से। तो आप हाँ चाहें हाँ तो हाँ अगर हाँ। कोई गजल आप बना रहे हैं तो उसमें सजना सजना दोनों ले सकते हैं। और आप हम्म। लेकिन माने दो के मुख्तलिफ होंगे। अगर एक ही माने में इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो काफिया नहीं बनेगा, ये ध्यान रखने की बात है। जैसे तो वो काफिया अमीर खुसरो की मिसाल हम दे सकते हैं कि जूता क्यों ना पहना, हम्म, समोसा क्यों ना खाया, तला ना था। सम, नहीं तो ये तो उस समय समोसा था क्या, अमीर खुसरो के हाँ, जमाने में? समोसा कुछ जो भी लफ्ज इस्तेमाल किया होगा कि एक जूते का तला है और एक तलने का तला है। तो एग्जैक्टली वो तला और तला क्या, दोनों चीजें देखिए, दोनों अलग मायने में इस्तेमाल है, और ये बिल्कुल क्या, काफिए बनेंगे। क्या लेकिन इसमें मुकरनी। हाँ, एक और ख्याल रखना पड़ेगा लियाकत भाई, कि हम्म अगर किसी ने ये गजल कही और हम्म उसका जो मतला ये हो गया कि डाली डाली है, तो अब वो हम्म एक कैद भी हो जाती है। तो कैद को हटाने के लिए एक और मतला उसको कहना पड़ेगा, हम्म। जिसके अंदर दिगर कवाफी लेने पड़ेंगे, दूसरे काफी लेने पड़ेंगे, तो उसके पूरे गजल की राह हमवार हो जाएगी, है ना? जी। वरना वो रास्ता मसदूद हो जाएगा। ये हम लोग आगे पढ़ते रहेंगे तो ये सब सारी बातें करते रहेंगे, बारीकियां। जी सर। तो दोस्तों जी यहाँ सर। काफिया में आपने देखा, काफिया राह, गुनाह, गवाह, निगाह, राह, ये सब इसके काफिये हैं। और काफिया आप समझ गए, उसका मतलब ये होता पीछे आने वाले के। और एक हम आहंग आवाज वाले मुख्तलिफ अल्फाज होते हैं, जिनकी आवाज में एक यकसानियत होती है, एक आहंग होता है, एक जैसा, एक जैसे आवाज बरामद होती है। तो वो काफिये कहलाते हैं। और फिर हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, रदीफ पर। रदीफ। पेज नंबर 12, पेज नंबर 12 पर आप तशरीफ लाएं। पेज नंबर 12 पर है रदीफ। रदीफ। रदीफ का, हाँ, रदीफ के जो लफ्जी माने होते हैं, लफ्जी माने होते हैं सवार के पीछे बैठे हुए शख्स के, है ना? यानी यानी घोड़े आप पे अगर दो लोग बैठे हैं, जो पीछे बैठा है। हाँ बिल्कुल, जिसका पिलियन, वो पिलियन, अगर कोई मोटरसाइकिल पे हम्म। बैठा है तो आगे तो एक ड्राइव कर रहा है, एक जो पीछे बैठा हुआ है वो रदीफ है, और उसे पकड़ो। हाँ, तो वो रदीफ है। तो वो रदीफ वो है। और ये खास बात इसमें होती है कि जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि काफिले का हर बार लफ्ज चेंज हो रहा था, हम्म। रदीफ का पूरा सेट, चाहे वो एक लफ्ज हो, चाहे पूरा वाक्य हो, या वाक्यांश हो, या टुकड़ा हो, वो कहीं नहीं बदलेगा, एज इट वाह इज रहेगा, एज वाह इट इज वाह रहेगा। वाह। जैसे अब आपने देखा इस गजल में, दिल में हम्म किसी की राह किए जा रहा हूं, हमने राह गुनाह को छोड़ दिया। उसके बाद क्या हम्म। है, किए जा रहा हूं, किए जा रहा हूं, दोनों में कॉमन है, सब जगह दोनों जा मिसरों रहा में हूँ, हाँ। कॉमन है, सब अच्छा। और बाद में वाह वाह वाह। उसमें मतले में दोनों मिसरे में होगा। और बाद के शेर में मिसरे सानी में उसका आना लाजिम है, क्योंकि मिसरे सानी में काफिया भी आएगा, तो इसलिए रदीफ का आना लाजिम है। तो रेपिटेटिव ये है वर्ड पूरी गजल में जो है। रिपीटेटिव, बिल्कुल जी। तकरार रहेगी, एक ही, चाहे वो लफ्ज में हो, एक लफ्ज हो, या चाहे सेट ऑफ यानी जो वर्ड्स हो। किए, दिल में किसी की राह किए जा रहा हूं मैं, किए जा रहा हूं कितना मैं। हंसी गुनाह किए जा रहा हूं मैं। अब ये जो जी किए जी, जा रहा हूं मैं आखिरी शेर तक है, ये रदीफ है। बिल्कुल बिल्कुल ये रदीफ है। ये और यहाँ पे इसको इसको गलती इसको से लाइन जो है, ये समझा दें कि सवार के पीछे कैसे कहा गया इसको, मतलब ये ये चूंकि क्या नाम है, ये जा रहा हूं पर लाइन आ गई है, किए छूट गया है। लेकिन दोस्तों किए से शुरू है, ये रदीफ जो है किए से शुरू है, किए किए जा जा रहा रहा। हूं मैं। क्योंकि पूरा हम्म। राह पर हमारा काफिया खत्म हो गया। अगर हमने दिल में किसी की राह, कितना हंसी गुनाह, इतना ही अगर हम बोले तो ये काफिये पर ही खत्म हो जाती है बात। तो ये हमारा हम्म। काफिया वाला कहलाएगा कि ये मुकफ्फा शेर हो गया या गैर मुरद्दफ हो गया। अब उसी में हमने कर दिया, किए जा रहा हूं मैं,
किए जा रहा हूँ मैं, तो रदीफ हमने डाल दिया, तो ये हमारी मुरद्दफ गज़ल का हिस्सा हो गया। और चूँकि काफ़िये के बाद ये आ रहा है, तो काफ़िये को हमने पीछे आने वाले के लिए अरबी में उसके उसका माने होता है, और किए जा रहा हूँ जो सबसे लास्ट में आ रहा है। तो अमूमन सबसे लास्ट में ये सेट आते हैं, और ये वर्ड भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ वर्ड भी होता है, वाक्य भी हो सकता है, जिसमें यहाँ देखिए ये पूरा वाक्यांश है, किए जा रहा हूँ मैं, इतना बड़ा जानबूझ के मैंने ये गज़ल का ये चुनी थी, ताकि इसके रदीफ भी आपको समझ में आ जाए कि इतनी बड़ी भी हो सकती है। तो ये हमने अपनी रदीफ देख ली। रदीफ के सिलसिले में कोई आजम बात? आजम सर हाँ, थोड़ा हाँ, सा माहौल को थोड़ा सा हल्का करते हुए ये शेर हाँ, बच्चों को समझा दें। आप इसकी हाँ। तशरीह करें, मजा आ जाएगा। दिल में किसकी? किसी के राह किए जा रहा हूं मैं, हुँ। कितना हंसी गुनाह किए जा रहा हूं मैं। इसमें क्या जी, जी, कहना जी। चाहता है शायर? शायर ये देखिए, शायर ख़ास तौर से जिगर की शायरी भी ज़्यादातर आशिक़ाना मिज़ाज की शायरी की गम्माज़ रही है, आशिक़ाना ही मिज़ाज रहा है, और इश्क की बातें करते रहे हैं वो। तो इस शेर में वो यही कहना चाह रहे हैं कि देखिए, मेरे जो क्या नाम है दिल में है, दिल में मैं किसके लिए राह कर रहा हूँ, मैं अपनी माशूक़ा को के लिए जो है एक राहगुज़र बनाया जा रहा हूँ, और वो आएगी तो पता नहीं क्या-क्या होगा, या वो आएगा तो क्या-क्या होगा। यानी एक तरह से मैं इश्क में मुब्तला हो जाना चाह रहा हूँ, और यानी किसी के दिल में रोड बना रहा हूं, अपनी दिल तौर में पर किसी जाना के चाहता हूँ। मैं राह एक बड़ा किए जा। हाँ, तो कितना किसी की राह किए जा रहा हूँ, यानी कि माशूक़ा के लिए राह किए जा रहा हूँ, नहीं नहीं और आजम सर, कितना इसमें यह है कि वो जो माशूका, क्या बताते हैं बच्चों को, जो लड़की है उसके दिल में मैं, वो जो महबूबा है, माशूका है, जो भी है, उसके दिल में मैं राह करने जा रहा हूँ, दिल में किसी की रास्ता राह किए जा बनाने रहा जा रहा हूँ। हूँ, मैं एंटर कर रहा हूँ। कितना जी, जी, हसी जी। गुनाह किए जा रहा हूँ। देखिए, गुनाह भी कर रहा है और कह रहा है कितना और हसीन भी खूबसूरत है। गुनाह है। तो ये जो एग्ज़ैक्टली, जिगर साहब एग्ज़ैक्टली। का मामला है, ये लड़के सारे पढ़ लें, ये गालिब सर भी यही कुछ करते हैं, बस यही कुछ करते जाना है तो हो गई गजल। हाँ, बस जिगर के तक आते-आते वो जो शायरी जो है कुछ ज़्यादा वो हो जाती है, सहल हो जाती है और आसान हो जाती है। तो दिल में ये किसी की आसान राह शेर तो था। मतलब इसमें हाँ, बिल्कुल कोई शेर में कोई ख़ास बात नहीं है। हाँ लेकिन हाँ बस हाँ, बस दिल है एक बात कि उन्होंने बस हँसी है। गुनाह के जो एक हँसी गुनाह और जो ये है देखिए, एक बढ़िया। चार मतले हैं इस गजल में, चार मतले हैं, एक दो तीन चार। हाँ, हुँ। कमाल है, कमाल है, बड़ा सही सिलेक्शन किया आपने गजल का। पेज नंबर अच्छा। 13 पे हैं हम। पेज नंबर 13, दिल में किसी की राह किए जा रहा हूँ मैं, कितना हँसी गुनाह मुझसे लगे हैं इश्क की असमत के चार चाँद। वजिंदर जी, आपके तो सामने किताब है, अगर आप इसे ब्लिंक करो, इस माइक को, अगर है आप लोगों के सामने किताब, हमें भी पता चले। आयशा, किताब है तेरे सामने? किताब क्या मतलब, ये बुकलेट? चलिए जी, अच्छा, ये हमने खुद ही बंद करके रखा हुआ इसको, ओके, ठीक है सर। जी। अब ये दो तीन पॉइंट रह गए सर, आज के ये खत्म करते हैं और अगले हफ्ते से तख्ती शुरू हो जाएगी। ठीक है, अगले क्या है अपना ज़मीन। जमीन जमीन जमीन। हम्म। ज़मीन 14, ज़मीन के बारे में दोस्तों ऐसा है कि ज़मीन के बारे में ये कहा जाता है कि अगर किसी भी शायर की यानी कोई गजल की भी जमीन, गजल की हाँ, जमीन, हाँ, गज़ल की ज़मीन, हाँ। गजल की तो जमीन। लफ़्ज़ी माने में तो आप समझते ही हैं कि ज़मीन से मुराद क्या है, ज़मीन माने हमारी ज़मीन, हमारी काश्त ये है। तो वो तो है ही, और बाकी ये है मुराद कि अगर कोई भी मिसरा किसी का भी उठाते हैं और वो उस शायर से मंसूब है, उस शायर से मशहूर है, तो वो यानी उसी मिसरा का है। उसकी हाँ, उसकी हाँ। ज़मीन कहलाएगी। जैसे कि दिल नादा तुझे हुआ क्या है, अगर ये मैंने मिसरा उठाया और इस पर हमने गज़ल कहने की कोशिश की, या किसी ने भी कोशिश की, तो क्या क्या कहा और जाएगा? ये कहा जाएगा, ये गालिब की ज़मीन है, उसमें गज़ल कह रहा हूँ। है हाँ, ना? और अलग से हमने किया, नादा किए जा रहा, हाँ, दवा क्या है, हुआ क्या है, बना क्या है। अब गालिब ने तमाम 6 शेर बनाए होंगे और बाकी जी, जी। 14 शेर जो बन सकते थे वो हमने बना लिए, बना लेकिन लिए। जमीन ये गालिब की है। गालिब की मतलब गालिब से हाँ। ज़मीन से मुराद ये होगी कि उसमें जो कुछ भी है, यानी बहर, उसका वज़्न, हम्म उसका काफ़िया, हम्म उसकी रदीफ़, हम्म वो हम्म मेंटेन रहेगी, सिर्फ़ उसकी क्या नाम है, हम पुनरावृत्ति करेंगे, उसकी सिर्फ़ दोहराएँगे, है ना? अपने हम्म ख़यालात उसमें ज़ाहिर करेंगे अपने अंदाज़ से। ज़मीन हम्म उसकी कहलाएगी गालिब की, जिस तरह से पत्ता-पत्ता, बूटा-बूटा हाल हमारा जाने है। अगर इस पर कोई हम्म। ग़ज़ल कहना चाहता है तो वो मीर की ज़मीन कहलाएगी, कि मीर की ज़मीन है और इस पर हमको ग़ज़ल कहनी है। तो क्या है भाई ये यानी पता, अरे यार ये तो मीर की ज़मीन है। तो बहुत सारे शायर मशहूर हो जाते हैं अपने क्या नाम है अशआर से, इतने मशहूर हो जाते हैं, उनके अशआर मशहूर हो जाते हैं कि उससे पहचान बन जाती है कि पर्टिकुलर। तो कई बार तो बताया भी जाता है, तरही मुशायरों के काम में आता है कि भाई फलाँ की ज़मीन दी गई है, या फलाँ का मिसरा तरह दिया गया है। तो इसको हम ज़मीन से मुराद पेटेंट भी कह जी, सकते हैं ना।
पेटेंट। हाँ, कह सकते हैं कि वो उनकी ज़मीन है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि ब ब बेख़्याली भी हो जाती है, जो हमारे पास हम्म। बहुत मशहूर कोई चीज़ होती है, हम समझते हैं वो ज़मीन उसी की है। बाद में तहक़ीक़ से पता चलता है कि नहीं यार, ये तो ज़मीन किसी और की थी, उस पर इन्होंने लिखी थी। ये अलग बात है कि वो ग़ज़ल ज़्यादा मशहूर ना हो के, ये ज़्यादा मशहूर हो गई। फराज की जो मशहूर गज़ल है, वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते। आते-जाते, हाँ। और ये ये वो शायद ऑलरेडी थी। हाँ, हाँ, दाग की है शायद ज़मीन ये, दाग के, तो हाँ उस हाँ पर हाँ। उनका, लेकिन लेकिन अब दाग तक फराज लोग के नहीं नाम से पहुँचते। मशहूर होगी। जी, हाँ, जी, वो फराज के। ग़ज़ल इतनी मशहूर हो गई, लेकिन हाँ, अब ये है कि अब फ़राज़ का कोई मिसरा अगर आप ले लेते हैं, हम्म। ये ब आते इतने मरासिम थे तो कि आते-जाते, तो अब ये दाग का नहीं हुआ। हाँ, उस ये दाग ज़मीन का में नहीं हुआ। इसने, हाँ, उस ज़मीन में इन्होंने गुलबूटे अच्छे खिला दिए, गुलबूटे, और गुलबूटे खिलाने के बाद अब ये उन्होंने इनका मिसरा भी इतना मशहूर हो गया कि साहब हम्म ये अब ये इसकी ज़मीन हो गई, है ना? तो अब ये अगर ये पर्टिकुलर मिसरा लेंगे तो ये फ़राज़ की ज़मीन कहलाएगी। तो हम्म। इसी तरह से है। न जाने जैसे किस गली इनका में ज़िंदगी की शाम जिंदगी हो की जाए। शाम, अब ये बशीर वाला बद्र। जो है, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल आपने इसमें एक शेर डाल दिया है। अब इसमें हम्म। मसाला ये होता है कि अगर हम उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, ये ज़मीन तो बशीर बद्र की है। इसमें कोई दो हम्म। राय नहीं कि बशीर बद्र की है। न जाने हम्म। किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए, ये बशीर बद्र की ज़मीन नहीं है। ये ज़मीन है ओके। अर्शी लखनऊ की, लखनवी की। अच्छा, वाह। यानी ये अर्शी पूरा अर्शी मिसरा, पूरा मिसरा उन्हीं का है। ये मिसरा तरह है क्या? एक बार इल्ज़ाम लगाया तो शायद सुनने में आया कि उन्होंने ये कहा था कि शायद ये तरह ही मुशायरा था और इसमें गिरह लगाई थी। तो गिरह गिरह लगाई लगे थी थे। तो न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो, अगर गिरह लगाई थी तो सबसे बड़ी ख़यानत गिरह में ये होती है कि अगर हम किसी के मिसरे का लें और उसको इन्वर्टेड इन्वर्टेड, कामाज में रखें। हाँ, डबल कॉमा में ना अगर उसे डिनोट करें, तो इसका रखें। मतलब ये है कि हमने अदबी ख़यानत की, हमने अदबी चोरी कर ली, है ना? हम्म। उनका उनका कुछ शेर था, इस वो ये कहता था कि शायद इस तरह का कुछ शेर था कि दबाए उठाए फिरता हूँ कफ़न काँधे पे मैं इसलिए अर्शी, ऐसा कुछ है ना? न जाने किस कि गली में जिंदगी की शाम होता है। हाँ, न जाने तो मैं अपने कफ़न को अपने काँधे पर लिए फिरता हूँ अर्शी। पता नहीं कौन सी ज़िंदगी में शाम कहाँ हो जाए और कहाँ कफ़न की ज़रूरत हो, तो मालूम है कफ़न ही नहीं है, तो मैं कम से कम मेरे काँधे पे कफ़न तो है मेरा। तो लोग जो ज़िंदगी की शाम हो जाए, यानी मौत हो जाएगी, तो कफ़न मेरे पास होगा, तो लोग उसे ढाँक तो देंगे कम से कम। तो उसने इस शेर को कहा था कि उठाए फिरता हूँ कफ़न काँधे पे मैं इसलिए अर्शी, न जाने ज़िंदगी में, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। तो यहाँ वैसे पे एक बात तो ये, ये पाकिस्तान की एक शायरा है, मैं नाम शायद नौशी गिलानी हो सकती हैं। बहरहाल जी, जौन सी भी हैं, उनका एक शेर है कि एक नाम क्या लिखा तेरा साहिल की रेत पर, हुँ, फिर उम्र भर हवा से मेरी दुश्मनी रही। जी, जी। अब आप देखिएगा दूसरे मिसरे में बदल करके किसी शायर ने क्या लिखा, वो इससे भी खूबसूरत है। एक नाम हुँ, क्या लिखा तेरा साहिल की रेत पर, फिर उम्र भर हवा से मेरी दुश्मनी रही। तो दूसरे ने हुँ, लिखा कि एक नाम क्या लिखा तेरा साहिल की रेत पर, लहरों ने चूम चूम के उसको मिटा दिया। हुँ। तो ये है कि मतलब अब ये जो पहला मिसरा है, ये जिसका भी है, जो पहले जिसने लिखा है, इसको इन्वर्टेड कॉमास हुँ, में रखना है कि ये मेरा बिल्कुल नहीं है। रखे हैं। आपने दस्तबरदार हो एग्ज़ैक्टली, जाना भाई, मेरा नहीं है ये। ये मेरा मैं नहीं, उससे बिल्कुल, मुतासिर बिल्कुल, हुआ बिल्कुल। हूँ, मैं उसमें लिख रहा हूँ, और ये एक अदबी बददियानती है कि अगर आदमी बिल्कुल, इन्वर्टेड बिल्कुल, कॉमास में ना बिल्कुल। रखे उस मिसरे को। बिल्कुल ख़यानत है और एक तरह से चोरी है और हम्म, सीनाज़ोरी भी है। और कई बार सीनाजोरी भी। इससे क्या होता है, इससे होता ये है कि कई बार लोगों को शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ता है। क्योंकि हम्म। ज़रूरी नहीं कि जहाँ पे आप पढ़ रहे हो, वो सभी के सभी सिर्फ़ अहमक क़ारी हों। हो सकता है कि उसमें हम्म। कोई ऐसा पढ़ा-लिखा क़ारी भी हो जो समझता हो कि फलाँ से फलाँ जगह से है। अक्सर व हम्म। बेशतर आजकल के मुशायरों में ये देखने को मिलता है कि शायरात या शायर जो है कहीं न कहीं से सुनते हैं, कोई ना अपनी ग़ज़ल में डाल लेते हैं, उसको कोई वो भी नहीं देते उसको अ, और क्रेडिट। पढ़ डा क्रेडिट। हाँ, क्रेडिट नहीं देते और पढ़ डालते हैं। और पढ़ डालते हैं तो हम्म। फिर वो कहीं पकड़ में आते हैं, तो ज़िंदगी भर जो है उन पर एक इल्ज़ाम लग जाता है कि इन्होंने दूसरों का मिसरा चोरी करके पढ़ा था। तो अच्छा, इससे मुशायरे में, खराबी, अच्छा किताब में तो हम इन्वर्टेड कामा रखेंगे, मुशायरे में क्या कहेंगे? वहां तो इन्वर्टेड कामा बोलना मुशायरे पड़ेगा। में एक नहीं, वहाँ पे एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, गिरह लगाना, है ना? गिरह लगाना, हाँ 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 गिरह हाँ हाँ, लगाना वाह या वाह। तज़मीन करना। जब तक ये बोलेंगे नहीं और हमने पढ़ दिया, तो वो हम्म। फिर वहीं पे पकड़ में आ जाएगी। कुछ लोग वहीं पे कह सकते हैं कि दूसरा मिसरा आपका नहीं है, आपको बेइज़्ज़ती सरे महफ़िल हो सकती है। लिहाज़ा ये आप पर एक ज़िम्मेदारी आयद होती है कि अगर किसी का आपका मिसरा नहीं हो, किसी का मिसरे पर आपने मिसरा लगाया, तो ये आप ऐलान कर दें कि भाई ये हम्म। गिरह का शेर पेश कर रहा हूँ या तज़मीन का हम्म। शेर पेश कर रहा हूँ। पेश कर रहा हूँ। और हाँ, इसमें फ़लाँ का जो मिसरा है, उस पर मैंने
मिसरा लगाया है। बहरहाल इसे और मायूब समझा जाता है, अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल गलत है और इस कदर गलत है कि अब क्या कहा जाए। लेकिन अब इसमें बड़ी ले-दे होती रहती है कुछ। अब ये देखिए ना, यही यही शेर जो है बशीर बद्र का बड़ा दायमी शेर कहलाने लगा, हो गया। है ना? बिल्कुल, बिल्कुल, हो गया बिल्कुल, ना? बिल्कुल, जिसमें सही बात इसमें है। क्या हुआ, लियाकत भाई इसमें क्या हुआ, आपकी मेहनत सिर्फ़ एक मिसरे की है ना, अरे वाह! सही बात है है। ना? हाँ, तो फिर असली आप माल पूरे तो शेर किसी के का है, क्रेडिट, हाँ, मज़मून पूरे मज़मून क्रेडिट किसी आप का है। कैसे ले सकते हैं? एग्ज़ैक्टली। तो आप आपका मिसरा एक है और एक मिसरा किसी और का, तो ये तो पूरा शेर आपका हुआ नहीं, मेहनत तो आपकी पूरी है नहीं इसमें। पुराने ज़माने हुँ, में लियाकत साहब यूँ होता था कि तरही मुशायरे होते थे और कोई मिसरा दिया जाता। सपोज़ करिए कि अर्शी लखनवी ज़िंदा रहते, ठीक है? हुँ, और हुँ, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए, उनके रहते हुए ये तरह दी जाती। और हुँ, बशीर हुँ, बद्र ने उजाले अपनी यादों को हमारे साथ रहने दो, ये लगा दिया होता मिसरा। इतना खूबसूरत हुँ, मिसरा, इसमें कोई शक नहीं, बशीर बद्र ने जो मिसरा लगाया हुँ, बहुत आला लगाया, बहुत आला लगाया। हुँ, तो हुँ, वो अर्शी पहले ज़माने में ये तरीका था कि वो शायर कह देता था कि अब ये शेर तुम्हारा हुआ, मैंने अपनी बयात वाह, से वाह, इसे वाह! काट दिया। वाह, वाह, मेरे वाह, वाह, तुम, वाह! हाँ, तुमने मुझसे भी यानी बेहतर तुमने हक अदा किया इसका, हाँ, ये अदा किया मज़मून। मुझसे, हाँ, एग्ज़ैक्टली मुझसे हाँ, भी बेहतर कह दिया और मुझसे हुँ, बेहतर हुँ। शेर तुम्हारा हो गया, लिहाज़ा मैं ये अपना शेर मैं काटता अपनी, हूँ। हाँ, काटता हूँ, अपने बयास से काटता हूँ, ये तुम लो। कल आपने मेरा कल आज़म सर, कल आपने मुझे एक शेर सुनाया था जब हम ये तैयारी कर रहे थे इस सेशन की, वो मीर, एक शेर जो मीर के नाम मंसूब है लेकिन मीर का नहीं है। कुछ याद है आपको? हाँ, क्या ज़िमनन चीज़? बात आई, ज़िमनन बात आई थी बीच में, चलो बहरहाल हो सकता है। मतलब हाँ। कुछ चीज़ें मीर से मंसूब हो गई लेकिन वो बेचारे नामालूम लोग हैं जिनके शेर हैं, लेकिन मीर के खाते में जी, पड़ गए। जी, जी, जी। न ब मीर और गालिब के खाते में तो बहुत दिनों से बहुत सारे अशआर पड़े हुए हैं। इकबाल में हुँ, आजकल तो व्हाट्सएप और इसमें तो पता नहीं क्या-क्या, किसी घटिया दर्जे के शायरी में हुँ, सबसे ज़्यादा नाम जो कमाने वाले हैं वो गालिब, हुँ, इकबाल, अपने गुलज़ार साहब, और ये 2-3 हुँ। लोग ऐसे हैं जिनके नाम से कुछ भी परोसा जा रहा है, कुछ भी परोसा जा रहा है उसमें, और जो उनका एग्ज़ैक्टली नहीं होता। और कुछ ऐसी भी बात है कि कुछ बहुत मशहूर शेर जो, आरसी एक शेर है ना वो, आईने पे धूल पड़ी थी तो और मैं पता नहीं अपना चेहरा साफ करता रहा, गुलजार साहब का, वो कुछ याद है किसी को? मतलब जो भी जिसको मर्जी आ जाती है आगे गुलजार लिख देता है या गालिब या हाँ, इकबाल, हाँ, जी, इकबाल और लोग बिल्कुल, शेयर बिल्कुल। भी करते हैं। मतलब मतलब अमिताभ बच्चन जी ने कोई चीज शेयर कर दी और बाद में प्रसून जोशी ने कहा ये तो मेरी है, या जो भी है, बहरहाल ये चीजें हाँ, ऐसे चलती रहती हैं। तो जमीन बिल्कुल, में बिल्कुल, एक शेर और मैंने नोट किया था अब्बास ताबिश का कि अब्बास ताबिश का। दश्त में प्यास बुझाते हुए मर जाते हैं, हुँ, हम परिंदे कहीं जाते हुए मर जाते हैं। मतलब इसमें जो मशहूर होगी उनके नाम से बिल्कुल, मंसूब बिल्कुल, होगी। बिल्कुल, या बिल्कुल, तहजीब बिल्कुल। आफी की गजल है कि बैठ गया, जो भी है वो बैठ वाली रदीफ। हुँ, हम तो ये परिंदे जमीन कहीं बच्चों जाते हुए मर जाते हैं, मत, ये इतना मशहूर है इनका कि इस पर कई जगहों पर बाकायदा तरही मुशायरे हुए। तो हाँ तरही तरी मुशायरा होगा मुशायरे तो हुए। ज़ाहिर है कि ये जो है हम परिंदे कहीं जाते हुए मर जाते हैं, वो इन्वर्टेड कॉमा में बोलेगा शायर हमेशा। अगर नहीं बोलता हम्म। है, पूरे क्रेडिट देके नहीं बोलता है, तो वो पकड़ा जाएगा, लोग हँसेंगे। समझदार हम्म, लोग हँसेंगे कि देखो यार, ये क्या बदतमीज़ी कर रहा है। तो ये वाली बातें हैं, तो ये ख़्याल रखना जैसे है शायर को। एक शेर हमने और लिखा था बच्चों की आसानी के लिए, दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। एग्ज़ैक्टली। ये शायद पढ़ लिया, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने। हाँ ये जी, पढ़ लिया जी। हमने, अब हम बहर पे हाँ, पढ़ आएंगे। ली। बहर पेज पे नंबर आते हैं। 16। देखिए साहब, वो बहर जो है, बहर खुद बहर का मतलब लफ्ज़ी आपको बता दूँ दोस्तों, बहर का मतलब होता है समंदर। अब आप चाहते हैं कि समंदर को सिर्फ़ ज़िमनन ज़िक्र कर दें तो ये नामुमकिन सी बात है। तो हम्म, बाहर से लेकिन ये लुग़वी माने हैं, मतलब ये शब्दकोशिक माने में समंदर हो गया। परंतु इसका हम्म, जो अरूस में क्या है माने, ये समझना है। अरूस में इसको मतलब बहर से मुराद है कि वो मीटर को कहते हैं कि क्या मीटर है। हर एक पर्टिकुलर कॉupलेट का या ग़ज़ल का एक पर्टिकुलर बहर होती है, और पूरी ग़ज़ल को मतला से लेके मक्ते तक और तमाम अशआर उसी पर्टिकुलर बहर में होना लाज़िम है। तो कहीं भी अगर आ, आप किसी भी, चाहे 15 शेर हो या 20 शेर हो, अगर कहीं पे भी कोई एक मिसरा भी उस पर्टिकुलर बहर से या पर्टिकुलर मीटर से खारिज है या उससे ज़्यादा कम है, तो वो पूरी ग़ज़ल आपकी नेस्तनाबूद, या कम से कम वो शेर तो नेस्तनाबूद हो ही जाता है। लिहाज़ा आरसी उस, आरसी ने यहाँ पे बड़ा अच्छा इंग्लिश का लफ्ज लिखा है, हुँ, स्ट्रिक्ट रिदमिक स्ट्रिक्ट है। स्कीम। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली, मीटर है स्ट्रिक्ट। रिदमिक स्कीम मतलब वो जिस लय पे जा रहा है, बिल्कुल, पत्ता बिल्कुल। पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न हुँ, जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। वो जो एक उसमें एक रिदमिक वैल्यू है हाँ, उसके, बिल्कुल, बिल्कुल, जैसे स्ट्रिक्टली उसके ऊपर बने रहना।
बिल्कुल, जैसे मैंने अपने दोस्तों बताया था पिछली बार कि मेरी शुरुआत जो हुई थी किससे हुई थी कि मोहब्बत की झूठी कहानी से रोए। हाँ हाँ हाँ, वाह 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 अब इसमें वाह जो वाह। मोहब्बत एक टुकड़ा हाँ की हाँ हाँ झूठी दूसरा टुकड़ा, हाँ। कहानी तीसरा पे टुकड़ा, हाँ, पे रोए चौथा टुकड़ा। और जब ये वाह वाह टुकड़ों को हम तोड़ते हैं तो 4 आवाज़ें बरामद होती है। हाँ मोहब्बत हाँ, यानी एक छोटी, 2 बड़ी-बड़ी मोहब्बत। तो वाह वाह वाह। मोहब्बत एक तरह की, तो ये यही यही सीक्वेंस को हमें 4 बार जारी रखना है। अगर कहीं भी इससे हटेंगे तो मोहब्बा हम्म। म म मोहब्बे मुहीब मुहिब या हाँ कुछ हाँ भी कर देंगे तो नहीं होगा। हाँ 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 हाँ। मोहब्बत ये की तो आवाज़ आनी इंशाल्लाह चाहिए। तो ये जो मश्क फ़ाउलुन, और प्रैक्ट फ़ाउलुन, फ़ाउलुन, तो ये पैटर्न हो हम्म, गया बहर। तो ये जो पैटर्न है यही बहर है। ये जो प्रैक्टिस के मखसूस, हाँ, प्रैक्टिस के जो मखसूस, सेशन आएंगे ना आजम सर, उसमें एक जी, जी। एहतियात रखना कि ये फ़ौलन फ़ाइलन मफ़ूल फ़ाइल समझ नहीं आएगी इनको, ये दो दो बिल्कुल। एक करके चलना। नहीं, नहीं, मैं 2 एक-एक से ही बताऊँगा। लेकिन हाँ हाँ हाँ। वो शाब्दिक में बहुत ज़्यादा नहीं है, 8-10 हैं, वो बच्चे अगर रट लेंगे ना तो उनको भी आसानी होगी। जैसे ये शब्द था अगर ये पे 1-2-2, हाँ 1-2-2, एक इस दो दो 1-2-2 हाँ, से मुराद होता है फ़ाउलुन। हम्म। बहुत आसान है, वाह, कुछ मुश्किल नहीं है। 2-1-2 है लफ्ज़, यानी जिसको हम कहते हैं फ़ाएलुन, ठीक है? हम्म 1-2-2-2 है जिसको हम कहते हैं मफ़ाइलुन। अच्छा, ये दोस्तों, ये जो लफ्ज़ जो बने हुए हैं ना, कोई ज़रूरी नहीं है कि लफ्ज़ को आप ये क्या है, ये गैर मानीदार लफ्ज़ हैं, ये निरर्थक, यानी इनका अर्थ नहीं है, अर्थहीन शब्द हैं। ये सिर्फ़ हम्म बाँट है। आप चाहे तो फ़ऊलुन ना करें, आप कहते हैं हम्म। लियाक़त, 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 लियाकत हमारी हमारी बहर वही है। हो गया, हाँ ठीक है। हाँ, हाँ, हमारी बहर जो नहीं है नहीं, लियाक़त अगले है। अगले हफ्ते इनको देंगे ऐसे अल्फाज ना जो लफ्ज ही है, फ़ौलन नहीं है उसके